अरे हाँ, हेलो एवरीवन, कैसे हो सभी लोग। मैं हूं आपका भास्कर भैया और आप सबका स्वागत है रैंक प्लस पे। तो बच्चों, जैसे कि आपको पता है कि हमारा नया चैप्टर चल रहा था, चैप्टर का नाम था हमारा विलियन, और आज इसका लेक्चर नंबर 2 जो है हम देखने वाले हैं। ठीक है, अगर बात करें कि आज के लेक्चर में हम क्या क्या चीज़ें देखने वाले हैं तो मैं आपको बता देता हूँ। आज बेसिकली देखो हम ये सारे टॉपिक्स कहीं ना कहीं कवर करेंगे। ठीक है, आज हम विलेयता के बारे में जानेंगे कि विलेयता क्या होती है। आज हम जानेंगे कि ठोसों की द्रव्य में विलेयता क्या होती है और गैसों की द्रव्य में विलेयता क्या होती है, जिसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट नियम हमारे पास आता है, हेनरी का नियम। ठीक है, तो इसको भी थोड़ा सा ध्यान से देखना है और अच्छे से समझना है अपने को। अगर एग्जाम के हिसाब से देखा जाए तो ये वाला पार्ट थोड़ा सा हमारे लिए इंपॉर्टेंट रह जाता है। ओके, पर इससे पहले मुझे बताओ भाई कि कल मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस भी दिए थे सॉल्व करने के लिए, तो आई होप आपने उन क्वेश्चंस को किया होगा और डीएससी भी आप अच्छे तरीके से सॉल्व कर रहे होंगे। ठीक है, देखो अगर किसी भी क्वेश्चन में अगर डाउट कभी लगता है कि वो डीएससी का क्वेश्चन आपसे नहीं हो पाया या कोई क्वेश्चन आप नहीं कर पाए, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बता देना कि भाई ये क्वेश्चन है जो हम नहीं कर पाए। ठीक है, तो बताओगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, वरना इट्स नॉट लाइक कि केवल क्लास और आपने याद कर लिया, इस तरीके से आपका नीट का एग्जाम नहीं निकलता। ठीक है, एग्जाम निकालना है तो आपको पूछना पड़ेगा। अगर आप सोचो कि बिना पूछे आप डायरेक्टली कर जाओगे, या बिना केमिस्ट्री के अगर आप केवल बायो में या फिजिक्स का पढ़ के अगर आप निकाल सकते हो, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, क्लियरली मना हो जाती है। मैं क्लियरली ना कहता हूँ आपको कि अगर आपको लगता है कि केवल बायो से या केवल फिजिक्स पढ़ के कर पाओगे तो ऐसा नहीं होगा। तो केमिस्ट्री में भी ध्यान देना है अपने को अच्छे तरीके से। कोई टॉपिक समझ में नहीं आ रहा आप पूछो, ठीक है, लेकिन अगर आप ऐसे कुछ भी नहीं पूछोगे, कुछ भी नहीं बताओगे, तो फिर इस चीज़ की कोई गारंटी कोई भी नहीं ले सकता कि भाई एग्जाम निकलेगा कि नहीं निकलेगा। इसलिए भाई एक एक चीज़ को बता रहा हूँ, बहुत ध्यान से सुनना समझना है। ठीक है, अच्छा तो देखो, अगर हम बात करें जैसे कि हमारा लेक्चर नंबर 1 था, तो वहाँ पर हमने कुछ रिकैप में आपको फटाफट से बताया था कि कल हमने क्या क्या सीखा था लास्ट लेक्चर में। तो देखिए बेसिकली अगर बात करें तो हमने थोड़ा सा कहीं ना कहीं विलियन के बारे में हमने जाना था कि विलियन हमारे लिए क्या रहता है। विलियन बेसिकली क्या रहता है, आपके दो या अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण जो होता है वो विलियन होता है। अगर हम बेसिक डेफिनेशन की अगर बात करें तो हमने यही तो कहा था, विलियन क्या होता है हमारे पास, विलियन होता है दो या अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण। दो या अधिक पदार्थों का जो समांगी मिश्रण है वो आपका विलयन कहलाया जाता है, जैसे कि हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था, है ना। विलयन के लिए हमने बात की थी कि विलयन के बेसिकली हमारे पास दो घटक होते हैं, एक होता है मेरे पास विलेय और एक होता है मेरा विलायक। ये हमने कहीं ना कहीं देख लिया था। विलायक कौन है, जो सबसे अधिक मात्रा में होता है, और विलेय वो होता है जो कि विलायक के अलावा जितने भी अन्य पदार्थ पाए जाएंगे उस विलयन के अंदर वो आपका विलेय कहलाते हैं। ठीक है, अगर मोटा मोटा देखा जाए तो विलायक जो होता है वो हमेशा एक ही पाया जा सकता है, लेकिन विलेय आपके विलयन के अंदर एक से ज़्यादा भी पाए जा सकते हैं। हालांकि अगर हम बात करें चैप्टर वाइज या अगर हम बात करें सिलेबस वाइज, तो जिस प्रकार का विलयन हम पढ़ते हैं वो विलयन आपका होता है एक द्विअंगी विलयन। हम जो नॉर्मली विलयन की स्टडी करते हैं वो आपका एक द्विअंगी विलयन ये कहलाया जाता है। द्विअंगी विलयन होता है मतलब कि एक ऐसा विलयन जिसके एग्जैक्टली दो घटक पाए जाते हैं, मतलब कि एक ही विलेय होगा, एक ही विलायक हो, केवल दो अंग मतलब कि दो पदार्थों से मिलकर बना विलयन। अब दो पदार्थ रहेंगे तो भाई एक पदार्थ तो विलेय होगा, एक पदार्थ विलायक रहेगा, तो वो आपका एक द्विअंगी विलयन कहलाया जाता है। इसके बारे में हम पढ़ने वाले होते हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा देखो हमने क्या क्या देखा था। हमने लास्ट टाइम देखो विलयन के प्रकार हमने देखे थे। लास्ट लेक्चर में अगर बात करें तो देखो हमने एक तो प्रकार पे हमने बात की थी कि विलयन कितने प्रकार का हो सकता है, उस पर जो है हमने थोड़ी चर्चा की थी, है ना। एक तो हमने ये किया था, और जहाँ पर हमने बताया था कि भाई अगर सांद्रता के आधार पर देखा जाए कि विलेय की कितनी मात्रा विलयन के अंदर उपस्थित है, इस आधार पर विलयन मेरा 5 प्रकार का रहता है। और अगर मैं भौतिक अवस्थाओं के आधार पर बात किया जाए तो विलयन मेरा 9 प्रकार का टोटल हो सकता है ना। कि वो ठोस भी हो सकता है, द्रव भी हो सकता है, गैस भी हो सकता है, और हर एक की वैरायटी होती है ना। तो अब तो हमने प्रकार देखा था। यहाँ पर तो ध्यान रखना, वैसे इंपॉर्टेंट वाला मैं बता दूँ कि जो भौतिक अवस्था वाला है वो थोड़ा सा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कि भौतिक अवस्था के आधार पर आपका विलयन कितना होता है, टोटल आपके 9 प्रकार का। तो ये थोड़ा सा ज़्यादा पूछे जाने के चांसेस रह जाते हैं। और इसमें इंपॉर्टेंट मैं कहा था कि भाई इनके उदाहरणों को ज़रूर अच्छे से याद रखना। ठीक है, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट रहेगा, काफ़ी हेल्प को वहाँ पे रह जाती है, जिसके लिए हमने एक टेबल भी देखी थी, है ना। इसके अलावा आपको याद होगा लास्ट उसके बाद थोड़ा सा हमने बात की थी आपके सांद्रता पदों पर। अब सांद्रता अगेन हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहती है। सांद्रता बेसिकली क्या बताती है, सांद्रता में बताती है कि विलयन के अंदर विलेय तो उपस्थित है, पर सवाल है कि विलेय की कितनी मात्रा विलयन के अंदर पाई जाती है। तो उसके कैलकुलेशन के लिए आप सांद्रता पद का उपयोग करते हो। तो सांद्रता में क्या बताता है, सांद्रता हमें बताता है
कि विलेय की विलयन में उपस्थित मात्रा, कि विलेय की विलयन में कितनी मात्रा उपस्थित है, वो बेसिकली सांद्रता के द्वारा परिभाषित किया जाता है। ठीक है, जिसमें हम जानते हैं कि बहुत सारे सांद्रता पद रहते हैं और जिसपे हमने कुछ बात आई थी, है ना। तो देखो अगर बात करें कल के लेक्चर में क्या क्या सीखा था, ये सारी बात हमने कहीं ना कहीं कल के लेक्चर में डिस्कस की थी, काफ़ी डिटेल में पढ़ी थी, कुछ मैंने आपको शॉर्ट में बता भी दिया कि ये सारी बातें होती हैं ओवरऑल। ठीक है, और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कहाँ पर थे वो भी आपको बता दिए, जैसे कि यहाँ पे ये थोड़ा सा आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, जो आपको क्वेश्चन देने की गुंजाइश पूरी रखता है, जहाँ से बहुत अच्छे चांसेस कि क्वेश्चन आपके लिए बनेगा। ठीक है, पर पहले मुझे बताइए यहाँ तक की बात क्लियर है कि नहीं है। देखो अगर क्लास में हो तो पहले तो मुझे थम्स अप दिखाओ, ओके, फटाफट से जल्दी से मुझे थम्स अप दिखाओ कि हाँ भैया सभी लोग क्लास में हैं कि नहीं है। क्योंकि अगर यही नहीं पता चलेगा भाई क्लास में आते हैं या नहीं आते, क्योंकि लगता है कि मैं भूतों को पढ़ा रहा हूँ, तो ऐसा तो है नहीं है। ठीक है, तो बता दो एक बार के लिए फटाफट से, पहले मुझे थम्स अप दिखाओ कि हाँ भैया क्लास में अवेलेबल हैं, आपकी बातें सुन रहे हैं, समझ में आ रही है तो अच्छी बात है, थम्स अप दिखाया जाए, नहीं समझ में आ रही तो बोलो कि भैया ये चीज़ जो है वो समझ में नहीं आ रही है ना। तो भैया प्लीज़ थोड़ा सा बता दो फटाफट से मुझे, ठीक है, कि हाँ भाई चीज़ें क्लियर हैं कि नहीं है। ठीक है, तो ये सारी बातें देखो थोड़ा सा ध्यान अपने को रखना चाहिए। तो रिकैप में बेसिकली मैंने देख लिया लेक्चर 1 में हमने क्या सीखा था, और आज के केस में देखो हम ये सारी बातें देखेंगे। आज हम विलेयता में बात करेंगे, नंबर 1 ठोसों की तरह विलेयता में बात करेंगे, और हम बात करेंगे ओवरऑल गैसों की तरह विलेयता। देखो इस पर थोड़ा सा ध्यान रखना है, ये दोनों ही अपने आप इंपॉर्टेंट है, और नीचे वाला ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से आपके पास न्यूमेरिकल ग्राफ वाले क्वेश्चन भी यहाँ से पूछे जा सकते हैं। ओके, क्लियर है कि नहीं है, पहले फटाफट से मुझे बता दीजिए यार, जल्दी से कमेंट कर दो ताकि मुझे थोड़ा सा श्योरिटी मिल जाए कि हाँ भाई मैं सही से पढ़ा रहा हूँ, आपको सही से समझ में आ रहा है। ओके, चलिए बहुत अच्छी बात है, नाइस है ना। तो देखो, तो अब देखो अगर बात करें हमारे पास, तो हम बात करेंगे हमारी विलेयता पे। विलेयता का मतलब क्या होता है, देखो विलेयता का एक सरल भाषा में कहूँगा घुलनशीलता, यानी विलेय की विलयन में घुलने की प्रवृत्ति कितनी है, वो विलेयता होती है। मतलब सिंपल सी बात है, आपको पता है कि भाई आपको विलेय है, विलेय को आप अपने विलायक में मिक्स करोगे तो क्या होगा, आपका विलयन बनता है। अब वही है ना कि जरूरी थोड़ी कि आपका विलेय हर टाइम ही, मतलब जो विलेय पदार्थ है वो पूरे तरीके से घुल जाए, ऐसा ज़रूरी भी नहीं है। हो सकता है कभी वो ज़्यादा घुल जाए, कभी घुलता ही नहीं है। जैसे कि अगर आपने जल लिया, जल के अंदर आपने 1 चम्मच चीनी डाली, वो पूरी तरीके से घुल जाएगी, लेकिन उसी जल में अगर मैं 1 चम्मच तेल डालूंगा तो क्या वो घुल पाएगा, वो नहीं घुल पाता है ना। इसी प्रकार से अगर मान लो कि मैं जल लिया, मैंने उसमें कपूर डाला, कपूर हो सकता है नहीं घुलेगा अच्छे तरीके से, है ना, लेकिन मैं पे नमक डालूंगा तो नमक घुल जाएगा। तो यानी कि अगर देखा जाए, अगर आप कोई विलायक लेते हो, कोई भी विलायक, तो ऐसा ज़रूरी नहीं कि हर प्रकार का पदार्थ उस विलायक के अंदर घुल जाए। तो कितना घुल सकता है, उसकी प्रवृत्ति कैसी होगी, वो बेसिकली विलेयता के द्वारा हम परिभाषित करते हैं, उसके द्वारा बताते हैं। ठीक है, तो सिंपल परिभाषा का मुझे लिखवानी हुई तो परिभाषा सिंपल लैंग्वेज में हम ऐसे लिख सकते हैं कि विलेयता मेरे लिए क्या होती है, ये बेसिकली होता है कि विलेय की विलायक में, विलेय की विलायक, क्या होता है, विलायक में घुलना चाहोगे तो विलायक में घुलने की प्रवृत्ति। ओके, कि आपका विलेय पदार्थ विलायक के अंदर कितना घुल सकता है, वो बेसिकली विलेयता है। तो विलेयता कह लो, या फिर आप इसको चाहो तो घुलनशीलता भी कह सकते हो। घुलनशीलता, ठीक है, तो घुलनशीलता भी कहा जा सकता है, एक ही बात निकल के आती है कि भाई कितना विलेय आपका उसमें मिल पाएगा, वो बेसिकली विलेयता होती है। ठीक है, अब देखो अगर अब देखा जाए विलेयता की, तो देखो विलेयता अगर देखा जाए तो हमारे पास कुछ बातों के द्वारा प्रभावित होती है कि भाई जैसे हमने बोला ना कि विलेय कैसा या विलायक कैसा रहेगा, उसमें वो डिपेंड करता है कहीं ना कहीं, है ना, कि हर किसी में विलेय नहीं होता, ताप का और दाब का भी प्रभाव पड़ता है ना। तो एक अगर मैं रफली अगर आपको आइडिया दूं कि किन किन बातों पर आपकी विलेयता सामान्य तौर पर डिपेंड करती है, तो देखो 3-4 बातों पर डिपेंड करती है। अगर हम बात करें इसके लिए प्रभावित करने वाले कारक, मतलब ऐसे कौन से कारक है जो सामान्य तौर पे, मैं नहीं कह रहा कि आप ठोस को द्रव में विलय कर रहे हो या फिर गैस को द्रव में विलय कर रहे हो या द्रव को द्रव में विलय कर रहे हो, उसकी बात नहीं कर रहे, हम एक जनरल बात कर रहे हैं कि किसी को भी अगर किसी द्रव में विलय किया जाए तो किन किन बातों पर डिपेंडेंसी बन सकती है। देखो नंबर 1 जो बन सकती है वो तो बन सकती है, बहुत ही सिंपल सी बात है कि विलय तथा विलायक की
प्रकृति, कि आपका विलय कैसा है, आपका विलायक कैसा होगा, उनकी प्रकृति क्या होगी, उनका नेचर क्या है, उस पर एक तो डिपेंडेंसी बनेगी। सिंपल सी बात है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था अभी कि भाई नमक को पानी में घोला जा सकता है, तेल को नहीं घोल पाओगे, पेट्रोल को नहीं घोल पाओगे। तो मतलब कहीं ना कहीं कौन घुलने वाला है और कौन घोलने वाला है उसकी प्रवृत्ति देखी जाएगी कि वो कैसे है। ठीक है, एक चीज़। तो दूसरी अगर हम बात करेंगे, दूसरा जो प्रभाव रहता है वो आपका रहता है ताप का, कि तापमान भी कहीं ना कहीं आपके विलेयता को प्रभावित करता है। जैसे कि आपको याद होगा मैंने कल आपको अति संतृप्त विलयन के बारे में बताया था कि चीनी को, जैसे आपके पास गिलास से एक गिलास पानी आपको बताया, उस एक गिलास पानी के अंदर 2 चम्मच चीनी ही मैक्सिमम घुल सकती है, उसमें वो संतृप्त हो जाएगा। अगर मान लो मैं इसमें 2.5 चम्मच चीनी डाली तो क्या होगा, 2 चम्मच तो घुल गई, आधी चम्मच तो क्या रहेगी वहीं पैंदे में रह जाएगी। लेकिन मैंने बोला था कि अगर उसको गर्म करोगे तो वो विलय हो जाती है। यानी विलयता की बात करेंगे कि घुल सकते हैं कोई चीज़, विलय नहीं घुलेगा, कहीं ना कहीं ताप से उससे फर्क पड़ जाता है। ताप बढ़ाओगे तो विलयता पे प्रभाव पड़ेगा, कैसे पड़ेगा वो हम देखेंगे। ठीक है, और तीसरा दाब का। अब देखो बिल्कुल सही बात है, दाब का भी प्रभाव पड़ता है। ठीक है, अगर आप बात करें किसी भी प्रक्रम के लिए, मैंने आपको बताया था फर्स्ट चैप्टर के अंदर लाइन बोली थी कि तापमान और दाब के द्वारा आप अवस्थाओं को परिवर्तित करते हो बहुत आराम से। इसके अलावा तापमान और दाब को दो ऐसी वस्तुएं, दोनों ऐसे कारक है हमारे लिए, ऐसी दो भौतिक राशि हैं जिनके द्वारा जो एक्सपेरिमेंट नहीं हो पा रहे होते वो भी एक पॉइंट पर हो जाएंगे। तो विलेयता जो है अगर ताप पर डिपेंड करती है तो वो दाब पर भी उतना ही डिपेंड करती है। तो ये दोनों ही अपने में बहुत महत्वपूर्ण कारक होते हैं जो कई प्रकार के रासायनिक प्रक्रमों को होने या ना होने के लिए जिम्मेदार बनते हैं। ठीक है, तो इनको थोड़ा ध्यान से रखना है। तो हमें भाई एक एक चीज़ को ध्यान से समझना पड़ेगा। ठीक है, और ये देखो हम पूरा डिटेल में समझेंगे तरीके से। ठीक है, अच्छा अब पहली बात तो देखो कि अगर विलेयता की बात करें तो कौन कौन सी विलेयता हम पढ़ने वाले। तो विलेयता तो हमें पता है ये विलेयता होती है, ये बातें प्रभावित करती हैं, लेकिन कौन कौन से प्रकार की विलेयता हमें देखनी है। तो देखो विलयन हमने बहुत प्रकार के बना के देखे थे, टोटल 9 प्रकार के विलयन हमने भौतिक अवस्थाओं के आधार पर बनाए थे। तो हमारा फोकस गैस विलयन पे नहीं है, मेरा फोकस ठोस वाले विलयन पे भी नहीं है, मेरा फोकस होता है द्रव के विलयन पे। मेरा फोकस कहाँ पर है, हम बेसिकली बात करने वाले हैं द्रव विलयन में। द्रव विलयन का मतलब क्या हो सकता है, द्रव विलयन का मतलब हो जाता है कि आपके पास जो विलायक है वो तो क्या रहेगा, आपका द्रव रहेगा। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं आपका विलय कौन रह सकता है, तो विलय की हमारे पास 3 पॉसिबिलिटी बन सकती हैं। विलय आपका ठोस हो सकता है, विलय आपका द्रव भी हो सकता है, विलय आपका गैस भी हो सकता है। ठीक है, और तीनों ही कंडीशन में अगर विलायक द्रव होगा और इनको अगर इसमें मिलाया जाए तो आपका द्रव विलयन आपका बनता है, जो कि हमने कल बात भी की थी ना प्रकारों में। ठीक है, अब यहाँ पर जान दीजिए हमें कौन कौन से पढ़ने, आज हम पढ़ने वाले हैं एक तो पहला वाला कि ठोस विलय हो और उसको द्रव आपने विलायक में विलय करके विलयन बनाया, नंबर 1। और दूसरा आपके पास गैस हो कि किसी गैस विलय को आपने किसी द्रव विलायक के अंदर विलय करने की कोशिश में घोलने की कोशिश करी तो आपका विलयन बनेगा। ठीक है, तो बनेगा आपका ऑन द लास्ट द्रव विलयन ही, लेकिन इसकी आप थोड़ी सी हमें डिटेलिंग समझनी पड़ेगी कि भाई कैसे कैसे वो बन रहा होता है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक का पार्ट। ओके, स्टार्ट करें। तो देखो सबसे पहले हम क्या देखने वाले हैं, सबसे पहले हम बात करने वाले हैं कि ठोसों की द्रव में विलयता कैसे होती है। ठीक है, ओके, हम इसकी बात करने वाले हैं। अच्छा एक एग्जांपल हमेशा लेके चलो, चाहे कभी भी पढ़ाई करो एक एग्जांपल हमेशा दिमाग में रखना चाहिए तो ज़्यादा अच्छा है। जैसे कि ठोस की तरह विलयता है तो मैं यहाँ पे एक सिंपल एग्जांपल लेके चल सकता हूँ, जैसे कि आप पे ले सकते हो चीनी का ओके पहला क्या था आपका चीनी का जल में विलयन। एक एग्जांपल लेके चलो ताकि थोड़ी चीज़ क्लियर रहे, है ना। जितना देखो सिंपल सी बात है, केमिस्ट्री समझनी है तो बेस्ट ये कि यहाँ पे डेली लाइफ चीज़ें बहुत सारी देख सकते हो केमिस्ट्री के अंदर। तो जितना डेली लाइफ को थोड़ा थोड़ा केमिस्ट्री उसमें इंक्लूड करोगे या उसमें केमिस्ट्री को लगा करके देखोगे तो ज़्यादा अच्छे से चीज़ें याद रहती हैं। एक्सेप्शंस वाली चीज़ देखो अब तक आई नहीं है, आगे आएगी नो डाउट, लेकिन उसको भी अच्छे से कर पाओगे। लेकिन पहले ये चीज़ थोड़ा क्लियर कर लेते हैं। ठीक है, अरे देखो समझो, तो देखिए जैसे कि मैंने बोला था ठोस को किसी द्रव में अगर आप विलय करते तो क्या क्या बातें हो सकती हैं। नंबर पहला कारक हमारे पास जो आता है सबसे पहला वाला कि अगर प्रभावित करने वाले कारक की बात की जाए तो पहला हमारे पास क्या होता है, विलय विलायक की प्रकृति। विलय विलायक की प्रकृति सबसे पहले ये देखें कि विलय कैसा है, विलायक कैसा है। अब इसका मतलब क्या, देखो जैसे कि मैंने चीनी और पानी का वाला कि चीनी जल में घुल जाती है ना, तो मतलब कहीं ना कहीं प्रकृति जैसे। अब देखो अगर हम बात करें प्रकृति का तो आप कैसे निर्धारित करते हो, देखो
या तो आपके पास जो विलेय है वो एक कार्बनिक यौगिक होगा, या मतलब आपके जो पदार्थ है या तो वो कार्बनिक होते हैं या वो अकार्बनिक होते हैं। सिंपल सी बात है, प्रकृति की बात करें तो विलेय विलाय क्या है, पदार्थ है। अब पदार्थ केमिस्ट्री के अनुसार या तो कार्बनिक होता है या फिर अकार्बनिक होता है। तो वही वाली बात है, इससे यहाँ पे एक लॉजिक आता है, एक स्टेटमेंट हम बोलते हैं हमेशा इसके अंदर। हम एक स्टेटमेंट क्या कहते हैं कि समान समान को बोलता है। मतलब कि जो एक जैसी वस्तुएं होती है वो एक दूसरे में आपस में घुल जाती हैं, ठीक है। जैसे भाई ना कि देखो आपको पता है कि जैसे अगर आप पढ़ने वाले हो तो कहीं ना कहीं आपके लिए क्लासरूम में वो बच्चे ज़्यादा अच्छे रहेंगे, आपको ज़्यादा कंफर्टेबल फील कराएंगे जहाँ पर वो बच्चे पढ़ने वाले हैं, बजाय वहाँ पे कि जहाँ पर जो हमें पूरा ऊधम हो रहा है गंदा बहुत ज़्यादा, कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा शोर शराबा हो रहा है, वहाँ पर आप ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं करोगे, ठीक। तो अकॉर्डिंग कि आपकी नेचर कैसी है आप उसके अकॉर्डिंग जाओगे, है ना। तो वहाँ पर आप इजीली घुल मिल जाओगे उन दोस्तों के साथ, सिंपल सी बात है, लोगों के साथ, है ना। तो समान समान को घोलता है, यानी कि समान प्रकार का यौगिक समान प्रकार के यौगिक में ही विलेय होगा। यानी कि अगर विलेय और विलायक समान प्रकृति के हैं तो विलेयता ज़्यादा रहती है। तो यहाँ पर चलो एक छोटा सा टेबल मैं आपको बना लेता हूँ। जैसे कि चलो मैं यहाँ पे बोलता हूँ, क्या एक तरफ मैंने आपको लिखा है यहाँ पे विलेय, एक मैंने यहाँ पे लिखा विलायक, ठीक है, और एक तरफ मैंने यहाँ पे लिखी विलेयता, ठीक है। एक टेबल सी बना लेते हैं छोटी सी, और आपको चीज़ें और अच्छे से क्लियर हो जाती है। ठीक है। अब जैसे कि देखो, जैसे हमने बोला विलेय या विलायक क्या हो सकता है, तो मैंने बोला पदार्थ या तो कार्बनिक होगा या फिर अकार्बनिक होगा, दो में से एक चीज रहने वाली है। तो ध्यान दो, एक पॉसिबिलिटी कि मेरे पास विलेय क्या है, मेरा कार्बनिक है, ठीक है, और सपोज करते हैं विलायक भी क्या है, मेरा कार्बनिक। तो मुझे केवल यस और नो में आंसर आपको देना है। अगर दोनों ही मेरे कार्बनिक यौगिक रहे, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स रहे, कार्बनिक यौगिक रहे, तो विलेयता रहेगी कि नहीं रहेगी, लाइक यस या नो। सिर्फ आपको यस और नो में आंसर देना है फटाफट से, ठीक है। तो देखो भाई, अगर ये कार्बनिक है ये कार्बनिक है तो सिंपल सी बात है विलेयता भी रहेगी कहीं ना कहीं, क्योंकि दोनों एक दूसरे में एक जैसी प्रकृति रखेंगे तो घुल जाएंगे, विलेय विलायक में इजीली घुल जाएगा, यानी कि आपकी विलेयता यहाँ पे रहेगी। इसका मतलब ये है, सिंपल सी बात है, ओके। हाँ बिल्कुल सही। अच्छा नेक्स्ट अगर देखें, मान लो ये तो मेरा क्या हुआ, कार्बनिक हो गया, लेकिन ये अगर आपका हो अकार्बनिक, तो क्या ऐसे में विलेयता रहेगी? क्या भी स्थिति में मेरा विलेय पदार्थ इजीली घुल पाएगा विलायक के अंदर? नहीं, अब नहीं हो पाएगा, क्योंकि अब देखो अलग अलग प्रकृति के हो जाते हैं, तो यहाँ पे विलेयता काफी ज्यादा कम हो जाती है या विलेयता नहीं रह पाती। टिक का मतलब है कि विलेयता अच्छी है, अच्छी खासी विलेयता होगी, आपका इजीली घुलनशीलता यहाँ देखने को मिलेगी, अच्छा तरीके से आपका पदार्थ घुल जाएगा। क्रॉस का मतलब क्या है कि वो अच्छे तरीके से घुल नहीं पाएगा, ज़्यादा अच्छी विलेयता नहीं बन पाएगी, ठीक है। नेक्स्ट मान लो कि ये आपका हो अकार्बनिक, ठीक है, और ये क्या हो आपका, ये भी आपको अकार्बनिक हो। देखो अगर दोनों ही क्या रहेंगे, अकार्बनिक रहेंगे, तो इधर एक दूसरे में घुल मिल जाएंगे, तो यहाँ पे विलेयता आपकी अच्छी रहेगी, ठीक है। और अगर ये हो आपका अकार्बनिक, और ये अगर हो आपका कार्बनिक, तो ऐसे में विलेयता आपकी बिल्कुल नहीं हो पाती है, ठीक है, विलेयता नहीं हो पाती, क्योंकि भाई बात समान जहाँ पर रह गए, विलेय विलायक जहाँ पर एक जैसे हो गई वहाँ पर तो विलेयता रह गई, लेकिन जहाँ पर विलेय विलायक एक जैसे नहीं रह पाए वहाँ पर विलेयता बहुत कम हो जाती है, या फिर विलेयता अच्छी नहीं हो पाती, है ना। जैसे कि मैंने एग्जाम्पल दिया था, जैसे कि हमने एग्जाम्पल की बात कर लेते तो थोड़ा सा एग्जाम्पल, जैसे कि देखो कार्बनिक और कार्बनिक की बात करें तो जैसे कि आप ले लो, आपके पास एल्कोहल ले लो, आप चाहो तो एल्कोहल कार्बनिक क्योंकि होता है, वो बेंजीन में विलय हो जाता है ना। या फिर चलो हम ऐसे जैसे कि चलो एल्कोहल ले लेते हैं ना, यहाँ पर अच्छी विलेयता रहेगी, ठीक है। कार्बनिक और कार्बनिक की बात करें तो अच्छे तरीके से वो घुल नहीं जाता है ना। जैसे कि आप ले लो यहाँ पे, चलो बेंजीन ले लो, बेंजीन को आप जल के साथ विलय करना चाहो नहीं हो पाएगा। सेकंड में जैसे कि अगर हम बात करें, मेरे पास बेंजीन प्लस जल, यहाँ विलेयता नहीं रहेगी। दोनों ही अगर अकार्बनिक हो गए तो जैसे कि नमक, नमक और जल ले लो, यानी आपका NaCl प्लस जल, या फिर अगर ये अकार्बनिक का वो कार्बनिक, जैसे कि NaCl को बेंजीन में विलय करो,
तो नमक जो है वो बेंजीन में नहीं घुलेगा, ध्यान रखिए, वो जल में घुल सकता है, जल कार्बनिक होता है, तो वहाँ पे विलेयता रहेगी। तो कहीं विलेयता होगी, कहीं विलेयता नहीं होगी, ये क्वेश्चन अच्छा पूछा जाता है, ठीक है। तो इसको पहले तो थोड़ा सा ध्यान से हमें समझना है कि विलेय और विलायक की प्रकृति पे कहीं ना कहीं विलेयता डिपेंड तो करती है। नंबर एक बात तो ये आती है, ओके, क्लियर है यहाँ तक का पार्ट, ओके, ठीक है। चलिए सेकंड की बात करें। सेकंड देखो, जैसे हमने कि 3 प्रभाव है हमारे पास। पहला तो विलेय और विलायक की प्रकृति हो गई कि समान होंगे तो घुल जाएंगे, नहीं होंगे तो नहीं घुल पाएंगे। बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है, मुश्किल बिल्कुल नहीं, ठीक है। एग्जाम्पल कुछ आपने देख लिए। दूसरे की अगर बात करेंगे, दूसरा आपके पास होता है ताप। अब देखो तापमान का क्या प्रभाव पड़ सकता है, या तापमान से कब प्रभाव पड़ेगा विलेयता पे, है ना। तो देखो यहाँ पर डिपेंड करते हैं कि प्रक्रम कैसा है। प्रक्रम के लिए जब बात करें कि किसी भी प्रक्रम पे अगर तापमान का प्रभाव पड़ रहा है तो वो तभी पड़ता है जब आपकी अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी या ऊष्माशोषी हो, ठीक है। तो ध्यान दो भाई, तापमान का प्रभाव हमें किस कंडीशन में देखने को मिलता है, जब आपको बताया गया हो कि आपकी अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी या ऊष्माशोषी हो, उसी स्थिति में तापमान का जो है प्रभाव पड़ता है, ओके। उसी एक स्थिति के अंदर तापमान का जो है वो प्रभाव का पड़ेगा, ठीक है, और इसके अलावा नहीं पड़ेगा, ठीक है। सिंपल सी बात है। मतलब देवैना कि देखो तापमान का प्रभाव तभी पड़ता है कि जब ऊष्मा कहीं पाई जाती है, क्योंकि ऊष्मा और ताप कहीं ना कहीं एक जैसे पद आते हैं, है ना। तो ऊष्मा छेपी मतलब कि जहाँ पे ऊष्मा मुक्त हो रही हो, ऊष्मा शोषी जहाँ पे आपकी ऊष्मा अवशोषित होती है ना, तो वहाँ पर तापमान का प्रभाव पड़ता है। अब कैसे पड़ता है को वो समझो। देखो जैसे कि देखो यहाँ पर कुछ पॉइंट्स है, मैं आपको पॉइंट्स लिखवा देता हूँ। जैसे कि नंबर पहला पॉइंट क्या होता है कि अगर आपके पास ऊष्मा छेपी हो, तो ध्यान दो भाई, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बनता है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बनता है कि अगर आपके पास ऊष्मा छेपी अभिक्रिया है, ठीक है, मतलब कि आपको पता है कि आगे जाके ऊष्मा मुक्त होने वाली है, ठीक है, ऊष्मा छेपी प्रक्रिया में। तो ऐसे में क्या होता है, ऊष्मा छेपी अभिक्रिया अगर दी हुई है तो ऐसे में अगर आप तापमान को बढ़ाओगे ना तो आपकी क्या होती है, विलेयता जो की अगर बात करेंगे विलेयता की, तो विलेयता असल में आपकी घट जाती है। यहाँ पर ये देखने को मिलता है, ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर ऊष्मा छेपी अभिक्रिया है तो आपको देखो पता है ऐसा क्यों हो रहा है। ये असल में एक सिद्धांत होता है जो कि आप साम्यावस्था के अंदर देखोगे, ली शातिले का सिद्धांत। वहाँ पर यही सीखते हो कि देखो अभिक्रिया में आपको पता है ऊष्मा छेपी मतलब आगे तक ऊष्मा मिलने वाली है, और अगर आप ऑटोमेटिक तापमान और बढ़ाओगे तो आगे तो तापमान वैसे ही बढ़ने वाला है। तो ली शातिले ये बोलता है कि भाई अभिक्रिया फिर उस दिशा में जाती है जहाँ पर उसका प्रभाव उल्टा हो जाए। तो अगर तापमान बढ़ रहा है पहले से, आप और तापमान बढ़ाओगे तो आगे जाके विलेयता जो होने वाली होगी वो नहीं हो पाती। तो सिंपल लैंग्वेज में कहते हैं कि अगर तापमान बढ़ेगा तो विलेयता घट जाती है, और अगर मान लो मैं उल्टा किया तो तापमान को कम किया तो आपको पता है अब ऐसी स्थिति में विलेयता आपकी बढ़ेगी, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट हमारे पास यहाँ पर आता है। तो विलेयता के लिए आप इस प्रकार से भी बातें करते हो, ओके, ऊष्मा छेपी के लिए, ठीक है। अब देखो अगर हम बात करेंगे ऊष्मा शोषी, अब देखो यहाँ पर एक तरीका बताता हूँ आपको, है ना, हर एक को याद नहीं करना पड़ेगा। वही ना कि कितना याद करोगे यार, कितना याद करोगे, इतनी सारी थ्योरी है। तो देखो आपको पता है ऊष्मा छेपी में क्या होता है, ऊष्मा छेपी में क्या होता है बेसिकली, ऊष्मा छेपी में आपकी ऊष्मा निकलती है। ऊष्मा शोषी में क्या होता है, जस्ट उल्टा होता है, यहाँ पे ऊष्मा अवशोषित हो जाती है। तो यानी कि यहाँ पर जो तापमान का प्रभाव पड़ रहा है ऊष्मा शोषी में उसका उल्टा पड़ेगा, एकदम बिल्कुल उल्टा। आप एक ही बार में याद कर जाओगे बिना किसी प्रॉब्लम के। तो देखो जैसे कि आपको पता है ऊष्मा छेपी में, देखो एक याद कर लो बस, इन सब में ना केवल एक याद करना, ऑटोमेटिक सारे याद हो जाएंगे। ऊष्मा छेपी में तापमान बढ़ाने पर विलेयता घटती है, इतना याद करो। तो अगर ऊष्मा शोषी में पूछा जाए तापमान बढ़ाया जाएगा तो क्या होगा, यहाँ पे विलेयता घटेगी, प्रक्रम उल्टा होता है तो यहाँ पे विलेयता बढ़ जाएगी। तो यहाँ पर क्या होता है आपके लिए, बढ़ती है। और अगर इसका मतलब ये भी है, अब देखो यहाँ पर पता है तापमान बढ़ेगा तो विलेयता बढ़ेगी, तो तापमान कम करोगे तो क्या होगा, विलेयता घट जाएगी, सिंपल सी बात है। तो वही ना, उल्टे का उल्टा भी सीधा हो जाता है, वही वाली बात है। इस प्रकार से, ठीक है। तो अब मैं कहता हूँ कि मुद्दे की बात ये है कि आप सारे के सारे याद मत करो, आप क्या करो, आप केवल ये पहला वाला याद करके चलो, ठीक है, पहला वाला। क्योंकि मैं बता दूँ ज़्यादातर जो प्रक्रम होते हैं ना वो आपके ऊष्मा छेपी होते हैं। केमिस्ट्री के अंदर ज़्यादातर जो प्रक्रम पाए जाते हैं ऊष्मा शोषी वाले बहुत कम है, ज़्यादातर प्रक्रम के ऊष्मा छेपी हैं। तो यानी कि चांसेस ज़्यादा अच्छे कि क्वेश्चन बनेगा तो इस वाले पार्ट से बने। तो इसे को याद करो, और फिर पता है इसको तुम पलट पलट के सारे लिख सकते हो। कैसे, आपको पता है ऊष्मा छेपी में तापमान बढ़ेगा तो विलेयता बढ़ेगी, विलेयता घटती है। तो यानी कि ऊष्मा छेपी में तापमान कम किया जाएगा तो विलेयता बढ़ जाएगी, उल्टा हो जाएगा। अच्छा, ऊष्मा छेपी में जो चीज़ हो रही है वो ऊष्मा शोषी में उसका हर एक का उल्टा हो जाएगा। ऊष्मा छेपी में जहाँ पर तापमान बढ़े पर विलेयता घटेगी,
ऊष्माशोषी में तापमान बढ़ेगा तो विलेयता बढ़ेगी और तापमान घटेगा तो घट जाएगी फिर। तो इस तरीके से तो अब एक इससे सारे के सारे याद कर सकते हो, चारों बातें। ओके, और इसका बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है, ठीक है, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट रहता है और आपके एग्जाम में क्वेश्चन दिलवाता है, ठीक है, इसलिए इसको हमें थोड़ा अच्छे से करना है, ठीक है। क्लियर है? क्लियर है? फटाफट से मुझे बता दो, थम्स अप दिखा दो चलेगा। और देखो थम्स अप दिखाने में तो ऐसा नहीं कि तुम्हारी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी, ऐसा भी नहीं है। अब वही वाली बात ना, चीज़ें अगर आप क्लियर आ रही हैं तो बताओ ना कि हाँ भैया चीज़ें क्लियर चल रही हैं, बताइए फटाफट से। ओके, अच्छा अच्छा, एक लास्ट और रहता है, लास्ट रहता है मेरा तीसरे नंबर पे, जो कि मेरा दाब रह जाता है। दाब यानी कि आपका प्रेशर। प्रेशर का क्या इफेक्ट पड़ता है, चलो इसका भी थोड़ा सा देख लेते हैं, है ना। तो देखो प्रेशर की अगर बात करेंगे तो प्रेशर का क्या प्रभाव पड़ता है, देखो अगर हम बात करें, देखो दाब की अगर बात करें तो दाब का प्रभाव देखो ठोसों पे तो चलता नहीं है। अगर देखो दाब की बात करें तो दाब, देखो हम ये बात जानते हैं कि जो हमारे जो ठोस होते हैं, हाँ, अगर हम बात करें जैसे कि हम जानते हैं कि हमारे पास जो ठोस होते हैं, हम जानते हैं कि हमारे ठोस क्या होते हैं, असंपीड्य होते हैं। असंपीड्य या दृढ़ होते हैं, असंपीड्य या दृढ़ होते हैं। अतः इन पर दाब का नहीं पड़ता। देखो हम ऑब्वियसली जानते हैं कि हमारे पास जो मेरे पास ठोस होते हैं, ठोस क्या होता है, असंपीड्य, मतलब कि अगर इन पर दाब लगाया जाएगा तो इनके आकार या आकृति में कोई परिवर्तन नहीं आता। सिंपल सी बात है। अगर ठोसों में क्या होता है, कण पहले से बहुत पास पास है। अगर परमाणविक स्तर पे देखा जाए, माइक्रोस्कोप से देखो या बहुत अच्छे स्कोप से देखा जाए तो क्या होगा, वो कण पहले से ही बहुत पास पास है, बीच में जगह वैसे ही नहीं है। तो अगर दाब लगाओगे तो क्या ये और पास आ पाएंगे, नहीं आएंगे। और ये और कण पास पास नहीं आए तो ओवरऑल देखा जाता है जो ठोस पदार्थ होते हैं उनके आकार में, आकृति में परिवर्तन नहीं होता है, हम ये तो कहते हैं। तो ऐसे में क्या होते हैं, असंपीड्य, दृढ़ होते हैं, मतलब कि आकार आकृति बनाए रखते हैं। तो ऐसे में अगर दाब का इन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है तो क्या इनकी विलेयता पर दाब का प्रभाव पड़ेगा, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो ध्यान रखना भाई, तो ठोसों की द्रव में विलेयता पे दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ठीक है, ध्यान रखना। तो ये इसका मेन बात सिंपल सी आती है कि ठोसों की द्रव में विलेयता पर दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ओके, तो ये जो है हमारे पास यहाँ पे रह जाता है, ये थोड़ा सा देखो हमारे लिए इंपॉर्टेंट जो पार्ट है वो बन जाता है, ठीक है। तो देखो इतना ही हमारे पास। तो अगर देखा जाए तो देखो ठोसों की द्रवों में विलेयता तो बहुत ईजी है। ओके, देखो हम तीन चीजें सीखते हैं, मैंने बोला था कि देखो तीन ही कारक है जो प्रभावित करेंगे। विलय विलायक कैसा होगा वो देखोगे, तापमान देखोगे, दाब देखोगे। तो विलय विलायक की प्रकृति तो चलो बहुत ईजी पता कर लिया कि वे समान समान को घोलता है। एक जैसी प्रकृति के ठोस होंगे उसी प्रकार के विलायक यानी द्रव विलायक में घुल पाएंगे, वरना नहीं घुल पाते, है ना। दूसरी चीज अगर देखा जाए, अगर तापमान का, तो तापमान का प्रभाव पड़ता है कि अभिक्रिया का प्रक्रम कैसा है, ऊष्माक्षेपी की ऊष्माशोषी। ऊष्माक्षेपी में देखा जाए आपको पता है आगे जाके तापमान बढ़ेगा, तो ऐसे में अगर आप और ताप बढ़ाओगे तो क्या होता है, विलेयता समय कम हो जाती है। ये ली शतले का सिद्धांत बोलता है, ठीक है। जैसे हम सामने समय इसको और भी देखेंगे, लेकिन अभी के लिए इतना ध्यान रख सकते हो कि तापमान बढ़ेगा तो विलेयता घटती है। तो अगर उल्टा किया जाए तो तापमान घटाओगे तो क्या होगा, विलेयता बढ़ जाएगी। ये ऊष्माक्षेपी में है। ऊष्माशोषी में आपको पता है ऊष्माक्षेपी का उल्टा होता है। तो यहाँ पर तापमान बढ़ाने पर विलेयता घट रही है, तो यहाँ पर तापमान बढ़ाने पर विलेयता बढ़ेगी, और कम करोगे तो क्या होगा, घट जाएगी। सिंपल सी बात है, उसका अपोजिट ले लो। तो वही वाली बात है ना। और दाब का देखा जाए, दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि ठोस आपके दृढ़ होते हैं, असंपीड्य होते हैं, उनके आकार आकृति में दाब से फर्क नहीं पड़ता है, तो उनकी विलेयता पर भी दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ठीक है। तो ये सारी बातें थी जो अभी अब तक हमने देखी थी। ओके, तो एक बार थोड़ा सा भाई देख लो आराम से, थोड़ा सा मैं टाइम दे रहा हूँ, थोड़ा सोच समझ लो, ठीक है। एक बार देखो आराम से, कोई डाउट हो तो मुझे बताइएगा।
ओके, बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया। चलो यहाँ तक क्लियर है। ओके चलिए आगे बढ़े। अब देखो, अब हम बात करने वाले हैं थोड़ा सा हमारे अगले टॉपिक पे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन उससे पहले कुछ वर्डिंग है और थोड़े शब्द और सीख लेते हैं ताकि आपको और हेल्प मिलेगा। कुछ परिभाषाएं देखो पता होनी चाहिए, ठीक है। एक परिभाषा कौन सी आती है, देखो एक परिभाषा तो मेरे पास आती है ये वाली, होती है विलीनीकरण। देखो विलीनीकरण बेसिकली वो प्रक्रम को बोला जाता है। जैसे हमने बोला विलेयता क्या होता है, विलेयता बेसिकली हम चेक करते हैं कि भाई हमारे पास जो भी विलेय पदार्थ है वो कितना घुल पा रहा है ना, आपके विलायक के अंदर। तो ऐसे में ये जो प्रक्रम होगा उसको बोलेंगे विलीनीकरण। बस यहाँ पे यही लिखा, बेसिक डेफिनेशन है कि कोई वर्ड आ जाए तो आपको एग्जाम में पता रहना चाहिए, है ना। तो यहाँ पे यही लिखा है कि जब एक ठोस विलेय को द्रव्य विलायक में डाला जाता है तो यह उसमें घुलने लगता है, और प्रक्रिया को आप क्या बोलते हो, विलीनीकरण कहते हैं, यानी घुलना, यानी कि आपका डिसोल्यूशन कहलाती है, ठीक है। वही वाली बात है कि अगर किसी ठोस पदार्थ को अगर आप किसी द्रव विलायक में आपको घोलने की कोशिश करोगे तो जो प्रक्रम होगा, ओवरऑल जो प्रोसेस है, उसको विलीनीकरण कहा जाता है, इंग्लिश में डिसोल्यूशन या घुलना कहते हैं उसे। बस इतनी सी बात है, ठीक है। एक परिभाषा और भी आती है, वो आती है क्रिस्टलीकरण। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, उसको ध्यान सुनना। ये क्या है कि विलीनीकरण के क्रम में जब एक ठोस विलेय को द्रव्य विलायक में डाला जाता है तो ठोस घुलने लगता है, जिससे विलयन में विलेय की सांद्रता बढ़ने लगती है, सिंपल सी बात है। और इसी समय विलयन में से विलेय के कुछ कण ठोस विलेय के कणों के साथ जुड़कर अलग हो जाते हैं, और इस प्रक्रिया को आप क्रिस्टलीकरण कहते हो या क्रिस्टलाइजेशन कहते हो, ठीक है। होता है क्या, देखो समझो, जैसे कि अब मेरे को बहुत ही सिंपल सी बताता हूँ और आप सोचना एक्चुअली में चीज़ होती क्या है। देखो जैसे कि आपने क्या लिया, आपने एक गिलास पानी लिया, आपको पता है 2 चम्मच चीनी उसमें घोली जा सकती थी, आपने क्या किया, आपने 2 चम्मच चीनी घोल दी, ठीक है। अब आपको मन करता है कि चलो आधी चम्मच चीनी और डालते हैं, तो क्या होगा, तो मैं आपको पता होता है क्या, तो जब एक्चुअल में जब आप चीनी डाल दो ना आधी चम्मच और, तो आपको पता है कि वो घुलेगी नहीं, वो क्या करेगी, वो नीचे आकर के बैठ जाती है ना। पर एक्चुअल में होता ये है कि देखो स्टार्टिंग में जब आप चीनी डाल रहे हो तो आपको पता है कि विलेय की मात्रा आपके उस विलायक के अंदर बढ़ रही है, और विलेय की मात्रा जैसे जैसे बढ़ेगी मतलब आपका विलयन सांद्र होता जाएगा। सांद्र विलयन का मतलब यही तो होता है कि विलेय की मात्रा ज़्यादा हो जाए। तो यही तो आप पहले कहते हो कि जब किसी आप विलीनीकरण कर रहे हो, आप चीज़ को विलेय करने की कोशिश कर रहे हो, घोलने की कोशिश कर रहे हो, तो ऐसे में एक ठोस विलेय को द्रव्य विलायक में आपने डाला, घोलने की कोशिश करी, तो क्या होगा, विलयन में विलेय की सांद्रता बढ़ेगी, यानी कि उसकी संख्या बढ़ती जाएगी, उसकी मात्रा बढ़ेगी, है ना। अब एक टाइम पे क्या होगा, संतृप्तता आएगी, फिर आपने और डालोगे तो क्या होगा। अब होता यह है कि जो आपके कण कैसे घुलते हैं कि आपके पास जो चीनी के छोटे छोटे कण हैं वो आपके जल के कणों के मध्य आकर के बैठ जाते हैं। अब जब आप और चीनी डालते हो ना, 2 चम्मच के बाद आपने और चीनी डाली, तो क्या होगा, अब ऐसे में होगा ये कि आपके पास वो तो आधी चम्मच चीनी के जो कण हैं, अब वो क्या करेंगे, वो आने की कोशिश करेंगे उन जगहों पे जहाँ पे पहले से ही कण उपस्थित हैं, तो उनको हटा देते हैं और खुद आकर के बैठ जाते हैं। अब ऐसे में क्या होगा, अब जो कण निकले जो पहले बैठे हुए थे वो हट गए और नए वाले कण वहाँ पे आके बैठ जाएंगे। अब क्या होगा, ये जब कण निकल गए हैं, अब ये सारे कण आपस में फिर से जुड़ेंगे और वापस से क्या बनाएंगे, चीनी का क्रिस्टल को बनाने की कोशिश करते हैं, उसको आप बोलते हो क्रिस्टलीकरण। तो यहीं यहाँ पे लिखा कि इस समय पर विलयन में विलेय के कुछ कण ठोस विलेय के कणों के साथ जुड़ करके अलग हो जाते हैं। वही वाली बात है जिसको आप क्या बोलते हो, क्रिस्टलीकरण कहते हो, क्रिस्टलाइजेशन कहते हो। और बेसिकली क्या होता है, क्रिस्टल बनाने का प्रक्रम भी होता है, ठीक है। जैसे कि आप कभी भी क्रिस्टल बनाने हो ना, तो पता है क्या करो, एक तरीका बताता हूँ, बहुत सिंपल तरीका है कि आप ऐसे ट्राई करना, बहुत अच्छे क्रिस्टल बनते हैं। कुछ मत करना, आपने जैसे आपने पानी लिया, आपने चीनी डाल दी, 2 चम्मच चीनी जितने भी सब प्रॉपर जगह तो घोल दिया। अब घोलेगी, आपको पता है कि अब और चीनी डालोगे तो घुलेगा नहीं, फिर भी चलो आपने आगे से ऊपर से आधी चम्मच चीनी और डाल दी। फिर क्या करो, आपको उसे घोलना है, यानी आप बनाओ अति संतृप्त विलयन बना लो। कैसे, उस विलयन को थोड़ा गर्म करना, क्या मिलेगा आपको, अति संतृप्त विलयन मिल जाएगा, विलय और घुल जाएगा। फिर जब आप उसको ठंडा होने छोड़ दोगे ना, तो ठंडा होने पे क्या होगा, अब जो विलय एक्स्ट्रा घुल चुका था तापमान बढ़ाने पे, अब क्या होगा, अब तापमान कम होगा तो क्या होगा, विलेयता कम हो जाएगी, विलेयता कम होगी तो क्या होगी, अब जो क्रिस्टल घुल चुके, जो कण घुल चुके हैं, अब वो बाहर निकलेंगे वापस, और अब वो क्रिस्टल के रूप में वापस एक दूसरे से जुड़ेंगे और आपको क्रिस्टल प्राप्त होते हैं। तो वो प्रक्रम आपका क्रिस्टलीकरण कहलाता है। तो ये आपका क्रिस्टल प्राप्त करने का प्रक्रम भी होता है। और मैं बता दूं आपको, इसको इस टॉपिक को पता है, फिर से पढ़ोगे, कहाँ पे पढ़ोगे बता देता हूँ। आपके पास जब प्रैक्टिकल केमिस्ट्री हम पढ़ेंगे, सॉरी प्रैक्टिकल भी नहीं पढ़ेंगे, हम बता देते हैं आपका चैप्टर कौन सा आएगा। चैप्टर हमारे पास ये वापस रिपीट होता है जीओसी के अंदर, सामान्य कार्बनिक रसायन में आपको याद होगा शुद्धिकरण का प्रक्रम होता है। तो क्रिस्टलीकरण जो होता है ना, वो शुद्धिकरण के प्रक्रम में भी काउंट किया जाता है, ठीक है। तो जीओसी के अंदर हमारे पास टॉपिक आएगा शुद्धिकरण का, तो वहां पर भी इसके बारे में जो है हम पढ़ने वाले होंगे, ठीक है। ओके, मतलब अगेन रिपीट होगा, सेम प्रक्रम है जो मैंने बोला था, यही सेम बात है, वहां पर मैं रिपीट करूंगा। लेकिन मैं चाहूंगा कि आपको चीज़ें आपको पूरी उतनी ही पता है,
जितनी मैं आपको तब पढ़ाऊंगा, लेकिन अभी से चीज़ों को थोड़ा सा क्लियर करके रखना, ज़्यादा अच्छा रहेगा, स्मूथ रहेंगी चीज़ें, ठीक है। क्लियर है, क्लियर है यहाँ तक का पार्ट? ओके, यस और नो बोल दो फटाफट से, ठीक है। तो ये बेसिकली दो प्रक्रम आपको याद रखने हैं, एक होता है विलीनीकरण और एक होता है क्रिस्टलीकरण। विलीनीकरण मतलब कि आपके विलय आपके घुलने का जो प्रक्रम हो गया, लेकिन घुलने के बाद जब आपके ठोस के कण वापस क्रिस्टल के रूप में अलग होने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ज़रूरत से ज़्यादा हमने विलय घोल दिया होगा, तो उसको आप क्रिस्टलीकरण कहोगे। और इससे क्या होता है, पदार्थ शुद्ध भी हो जाता है, फायदा इसका रहता है, ठीक है। तो ये चीज़ हमारे पास यहाँ आती है, ठीक है। और अब हम पढ़ने वाले हैं हमारा जो अगला पड़ाव है, तो ये तो हमारा ठोस की द्रव्य विलेयता तो हमारी हो गई। अब हम बात करते हैं हमारे पास गैसों की द्रव्य विलेयता, और इसका सिंपल एग्जांपल आप हमेशा दिमाग में रखना। एग्जांपल आपको पीछे बैकग्राउंड से पता चल गया होगा कि समुद्र के जल के अंदर ऑक्सीजन गैस घुली हुई रहती है, तो गैस को द्रव में कैसे घोला जाता है, आप उसके एग्जाम्पल आप देखने वाले हो, ठीक है। और यहाँ पे एक सिंपल है, समुद्र चलो आपने सभी ने देखा हो नहीं देखा हो, सिंपल एग्जाम्पल की बात करते हैं। गर्मियों का मौसम चल रहा है, कोल्ड ड्रिंक पीने का टाइम है, आपको पता है कोल्ड ड्रिंक के अंदर भी CO2 गैस को उसमें घोली जाती है ना। और तभी आपको जो करंट लगता है कि कोल्ड ड्रिंक पिया, करंट क्यों लगता है, क्योंकि CO2 गैस आपके जो जीभ है उसके कांटेक्ट में आती है और फिर आपको ये जो रिएक्शन है आपको फील होता है ना। तो वो जो बात है, तो CO2 गैस का दिमाग में रखना, कि कोल्ड ड्रिंक एग्जाम्पल दिमाग में रखना, उससे आपको सारी की सारी चीज़ें एक बार में क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। ओके, चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखो, वही प्रभावित करने वाले कारकों की बात की जाए तो पहला कारक तो मेरे पास सेम ही रहता है, जो क्या रहता है आपके पास, विलय, विलय विलायक की प्रकृति। सबसे पहले तो यही आता है कि विलय कैसा रहेगा, विलायक कैसा रहेगा, पहले तो आपको वही देखना पड़ेगा। अब देखो, गैसों में अगर बात करें तो गैसों में हम ऐसे कार्बनिक या अकार्बनिक की बातें जल्दी नहीं करते हैं, ठीक है। हालांकि समान समान को बोलता है की बातें मैं यहाँ पर भी लिखूंगा, लेकिन यहाँ पे हम थोड़ा सा और आगे पढ़ेंगे, थोड़ी और डिटेलिंग की बात करेंगे, ठीक है। तो देखो एक सेकेंड, ठीक है, सुनो। तो अगर देखा जाए तो हमारे पास कॉन्सेप्ट तो सेम यहां पर भी आएगा कि समान अगर मेरी गैसें कहीं ना कहीं एक जैसी प्रकृति की होंगी तो ज़्यादा अच्छे चांसेस है कि वो आपस में वाले उस जल के साथ या उस विलायक के साथ घुल जाए, है ना। लेकिन जल हम जानते हैं कि जल मेरा अगर बात करें तो मेनली जल की हम बात करेंगे तो जल मेरा एक अकार्बनिक यौगिक होता है ना। तो ऐसे में डिपेंड करेगा कौन सी गैस घुलेगी नहीं घुलेगी। तो गैसों के लिए हम कुछ और पॉइंट्स भी देखते हैं, ठीक है। गैसों के लिए हम ये देखते हैं कि देखो, सबसे पहली बात तो अगर हम बात करेंगे हमारे पास यहाँ पे कौन सी, देखो यहाँ पर हमारे पास 2-3 लाइन आती है। पहली बात तो क्या आपके पास कि ध्रुवीय, देखो एक लाइन तो यही आती है कि समान समान को घोलता है। मैं देखो हम 4 कॉन्सेप्ट की मैं यहाँ पे बात करूंगा, ठीक है। एक तो हम क्या बोलते हैं, नंबर 1 कॉन्सेप्ट यहाँ पर आएगा कि अगर आपके पास कार्बनिक होगा, कि कहाँ कहाँ पर विलेयता बनेगी, मैं वो बता रहा हूँ कि कार्बनिक आपका कार्बनिक के साथ विलय हो जाता है, एक तो ये होता है। दूसरा, अगर आपके पास अकार्बनिक है, अकार्बनिक गैस है, तो वो आपके अकार्बनिक द्रव विलायक के साथ मिल जाएगा। तो ये तो हमने दो देखे थे इससे पहले भी, है ना। लेकिन अब देखो भाई ना कि आपका जो विलय है वो आपका कार्बनिक या अकार्बनिक हो सकता है, ठीक है। लेकिन तीसरा हमारे पास आता है क्या कि अगर आपके पास कोई ध्रुवीय गैस है तो आपके ध्रुवीय विलायक के साथ ज्यादा विलय होगी, और अगर आपके पास कोई अध्रुवीय गैस है तो वो आपके अध्रुवीय विलायक के साथ ज्यादा विलय होगी। ओके, सिंपल सी बात है। तो ये चीज ध्यान रखना। इन द लास्ट यहाँ पर हम बात करने वाले गैसों की, तो गैसों को मैंने और तरीके से विभाजित कर दिया कि गैस अगर ध्रुवीय या अध्रुवीय हुई तब भी बात कर सकते हो। ध्रुवीय का मतलब क्या होता है, अध्रुवीय का मतलब क्या होता है कि ऐसी गैस जिसके पास क्या होता है, जिसमें प्लस और माइनस आवेश बन पाते हैं, जहाँ पर विद्युत ऋणताओं में अंतर देखने को मिल जाता है, वो बेसिकली ध्रुवीय हो जाती है। जैसे कि देखो कुछ एग्जाम्पल्स मैं बता देता हूँ, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल में अगर बात करेंगे हमारे पास कि ध्रुवीय गैस के एग्जाम्पल क्या क्या हो सकते हैं, जैसे कि आपको बात करें CO2, HCl। तो आपको पता है देखो क्लोरीन पे नेगेटिव आता है, हाइड्रोजन पे पॉजिटिव आता है। तो जहाँ पर ध्रुव बन सकते हैं, जहाँ पर क्या होता है कि तत्वों के मध्य विद्युत ऋणता में अंतर रहे, तो आपको पता है ऐसे में क्या होता है, कोई ना कोई तत्व इलेक्ट्रॉन खींचने की कोशिश करेगा, बंद बनेगा दोनों के बीच में। तो जहाँ पे इलेक्ट्रॉन आ जाएगा उसमें माइनस, दूसरे वाले में प्लस आएगा। तो यहाँ पे क्या पता है, ध्रुव बन जाते हैं, दो पोल्स बन जाते हैं। मैग्नेट होता है ना, मैग्नेट के नॉर्थ पोल साउथ पोल होते हैं, तो ऐसे हमारे पास यहाँ पे क्या ध्रुव बन जाते हैं प्लस और माइनस के। तो ये जो गैसें होती हैं ये काफ़ी ज़्यादा विलय होंगी समान प्रकार के विलायक के अंदर, ध्रुवीय विलायक के अंदर,
ठीक है, ऐसे। अच्छा, ध्रुवीय विलाय का कोई एग्जाम्पल की बात करें तो अगर मैं बात करूँ हमारे पास कोई भी ध्रुवीय विलाय का एग्जाम्पल, तो मैं सिंपल से एग्जाम्पल ले सकता हूँ H2O का। H2O क्या होता है, मेरा एक ध्रुवीय विलायक है ना, क्योंकि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दोनों की विद्युत में अंतर ज़्यादा होता है, तो यहाँ पे भी प्लस माइनस वाला कॉन्सेप्ट आ जाता है। ऑक्सीजन पे माइनस और हाइड्रोजन पे H प्लस आता है ना। अच्छा, अब देखो समझो। अच्छा, इसी प्रकार से देखो अध्रुवीय गैस अध्रुवीय विलायक में आएगी। अध्रुवीय गैस कैसे हो सकती है, जैसे कि आप बोल सकते हो आपका O2 N2 H2, जहाँ पे दोनों ही जो कण हैं, जो भी गैस का अणु है उसमें समान प्रकार के और तत्वों से मिलकर बन रहा है, समान प्रकार के परमाणु से मिलकर बनी है, तो आपके अध्रुवीय हो जाएगी। क्योंकि आपको पता है कोई भी ना तो इलेक्ट्रॉन खींचेगा ना कोई देगा, दोनों एक जैसे हैं। अच्छा, इस प्रकार से। और अध्रुवीय विलायक की बात करेंगे, जैसे कि हम बात करते हैं बेंजीन। बेंजीन आपका अध्रुवीय विलायक है ना? तो ये आपका इसमें आ जाएगा, या फिर आपका CCl4 आ जाएगा। तो ये भी आपका अध्रुवीय रह जाता है टू द लास्ट, ठीक है। तो ये इसमें ज़्यादा विलय हो पाती है, तो यहाँ पर आपको ये चीज़ देखनी पड़ती है। ओके, ये रहेगा। अच्छा, यहाँ पर देखो हमारे पास और भी चीज़ें आती हैं। ओके, क्या क्या आता है हमारे पास, देखिए एक बहुत ही अच्छा क्रम आपसे पूछा जा सकता है। वो क्रम पूछा जाता है कि आपके पास जल के अंदर विलेयता क्या है, क्योंकि तो मोस्टली केसेस में देखा जाए तो हम जानते हैं कि जो जल है, अगर हम बात करें जल, तो जल हम जानते हैं कि हमारा सार्वत्रिक विलायक है। ओके, इसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें घुल सकती हैं। जल की बात करें तो जल एक ऐसा अपना विलायक है कि जो अकार्बनिक है, तो अकार्बनिक को तो विलय करेगा, लेकिन साथ में कार्बनिक यौगिक भी इसके अंदर विलय हो जाते हैं। तो जल बहुत अधिक अच्छा विलय का कार्य करता है, चाहे वो कार्बनिक यौगिक हो चाहे वो अकार्बनिक हो, सभी के लिए विलायक है। ऐसा क्यों हो पाता है, क्योंकि जो जल होता है ना, जल के अंदर क्या होता है, H बॉन्डिंग के कारण। हम जानते हैं जल के जो अणु होते हैं उनके मध्य क्या पाया जाता है, हाइड्रोजन बंध पाया जाता है। तो हाइड्रोजन बंध के कारण क्या होता है हमारे पास, हाइड्रोजन बंध के कारण इसकी विलेयता ज़्यादा अच्छी रह जाती है, कि यहाँ पे हाइड्रोजन बंधन देखने को मिल जाता है, जिस कारण से कार्बनिक यौगिक हो चाहे वो अकार्बनिक हो, वो इसमें इजीली विलय हो पाता है। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग इसका बहुत ही मेन रीजन है। तो यहाँ पर आपसे विलेयता का क्रम आपसे पूछ सकते हैं, तो वो मैं आपको बता देता हूँ। देखो, वो भी विलेयता किसमें होनी चाहिए, ध्यान रखना, विलेयता के क्रम बात करने वाले हैं आपके जल के अंदर, हम बात करने वाले हैं जल में विलेयता की, ठीक है। तो कैसा रहेगा, देखो सबसे पहली चीज तो ये कि जो भी आपके यौगिक हो जाए, कोई भी यौगिक हो, कोई भी गैस हो, चाहे वो कार्बनिक हो, अकार्बनिक हो, ध्रुवीय हो, अध्रुवीय, कुछ भी हो, अगर वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना सकती है तो वो ऑब्वियसली बात है कि उसकी विलेयता जल में सबसे ज़्यादा रहेगी, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग एक अच्छा बंद रह जाता है हमारे पास, है ना। तो सबसे पहले तो आपको देखना पड़ेगा वो सारी गैसें जो कि हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकती हैं, पहले हम उनकी बात करेंगे। जैसे कि हम HCl को ले सकते हैं, HCl काफ़ी अच्छा विलय हो पाएगा क्योंकि ये हाइड्रोजन बॉन्ड बना पाएगा, ठीक है, इस प्रकार से। उसके बाद फिर हम देखते हैं क्या, हम जानते हैं कि जो जल है वो मेरा एक ध्रुवीय विलायक होता है। तो अगर गैस अगर आपकी ध्रुवीय रही तो उसमें अच्छी विलेयता बन जाएगी, है ना। फिर हम बात करते हैं मेरे पास ध्रुवीय गैस की, ध्रुवीय कण आपका होना चाहिए, ठीक है। जैसे कि आप CO2 को ले सकते हो, CO2 अच्छी विलय हो जाती है ना। फिर कौन सी होती है, फिर मेरे पास आती है कौन सी, फिर मेरे पास आती है अध्रुवीय गैस है, ठीक है। और लास्ट में मेरे पास आती है अक्रिय गैस, अक्रिय गैस वो फिर आपकी लास्ट में आती है, क्योंकि अक्रिय गैस हम जानते हैं वैसे कोई रिएक्शन भी नहीं करती, तो इनकी विलेयता भी काफ़ी ज़्यादा कम देखने को मिलती है, ठीक है। तो ये आपका यहाँ देखने को मिलता है थोड़ा सा एक पार्ट, ठीक है। तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। आपसे ऐसा क्वेश्चन मैंने आपके DSC के अंदर आज दिए भी होंगे, तो उनको भाई अच्छे से सॉल्व करना है। कल हम थोड़ा सा DSC भी देखेंगे बाय द वे कि भाई आपके DSC में क्या क्या चीज़ें बताई गई हैं, लेकिन उसके लिए पहले इसको थोड़ा सा अपने को समझ के चलना चाहिए, ठीक है। ओके, पहले मुझे बताओ ये वाला पार्ट क्लियर है कि नहीं, क्योंकि यहाँ पर थ्योरी थोड़ी सी बड़ी है और अब जाके थोड़े से और कॉन्सेप्ट्स आपके पास आने वाले हैं, तो मैं चाहूँगा थोड़ा सा ध्यान से समझते हुए अपने को चलना है, ठीक है। तो पहले मुझे बताओ भाई, थम्स अप दिखाओ फटाफट से, यहाँ तक क्लियर है कि नहीं है, जल्दी से बताइए।
ओके चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक है। चलिए अब देखो, तो ये तुम्हारा पहला कारक हो गया, ठीक है, जैसे कि हमने ठोस की द्रव्य विलेयता में भी देखा था। दूसरा कारक हमने क्या देखा था, याद है ना? दूसरा कारक कौन सा देखा था? दूसरा हमने देखा था ताप का प्रभाव, कि ताप का क्या प्रभाव पड़ता है। अब देखो यहाँ पर देखो, बात बहुत ही सिंपल सी है, जैसे कि हमारा सेम चीज़ है, ऊष्माक्षेपी होगा तो आपकी विलेयता गिरेगी, और ऊष्माशोषी होगा तो विलेयता आपकी बढ़ जाती है। लेकिन मैं बता देता हूँ कि जब किसी भी गैस को, कोई भी गैस को जब आप द्रव में विलय करते हो तो प्रक्रम आपका सदैव ऊष्माक्षेपी होता है, ठीक है। और ऊष्माक्षेपी में क्या होता है वो आप जानते हो, तो ध्यान दीजिएगा भाई, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ध्यान रखना। क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं यहाँ पे, ये गैस की द्रव में विलेयता ऊष्माक्षेपी प्रक्रम होता है। तो आपको पता है कि अगर प्रक्रम ही ऊष्माक्षेपी है तो क्या बात होगी, वो हम ऑलरेडी ठोस में देख चुके हैं। तो ठोस में जो कॉन्सेप्ट आएगा, कॉन्सेप्ट तो बदलेगा नहीं। तो यहाँ पर वही बात आती है कि आप ऐसी चीज़ में देखो फिक्स है। अगर आप ऐसे में बोलो कि अगर आप ताप विलेयता की बात करेंगे तो मैं ये कह सकता हूँ, यहाँ पे सिंपल सी बात है, यहाँ तो मुझे सोचने की जरूरत नहीं कि ऊष्माशोषी में क्या होगा। सिंपल सी बात है, विलेयता जो है वो आपके तापमान के व्युत्क्रमानुपाती होगी। अगर आप तापमान को बढ़ाओगे तो ऑब्वियसली बात है विलेयता आपकी गिर जाती है ना, विलेयता आपकी कम हो जाती है, ठीक है। अच्छा, इसको तो ऐसे भी समझ सकते हो, जैसे कि कोल्ड ड्रिंक का एग्जांपल लेके चलते हैं, ठीक है। पहले तो मुझे बताओ ये फटाफट से, कोल्ड ड्रिंक पीते हो नहीं पीते हो, छोड़ रखिए तो अच्छी बात है, नहीं पीनी चाहिए, शरीर खराब कर देती है इन द लास्ट लॉन्ग टर्म में, है ना। लेकिन चलो फिर भी एक्सपेरिमेंट के लिए पीनी पड़ती है, दान देना पड़ता है, सेक्रीफाइस करना पड़ता है, तो थोड़ा सेक्रीफाइस करना। और आपको एक बहुत ही अच्छा एक्सपेरिमेंट करवा रहा हूँ, करना जरूर कर जाके। आप क्या करना, 2 कोल्ड ड्रिंक की बोतल खरीदना, ओके, एक नहीं 2, कोई भी लेना, 2 कोई सी भी ले लेना, 20 वाली कोई भी ले लेना। अब एक कोल्ड ड्रिंक को क्या करना, आप फ्रिज के अंदर रखना, फ्रीजर के अंदर, और एक कोल्ड ड्रिंक को बाहर रखे रहता है इस गर्मी के अंदर, ठीक है। तो क्या होगा, एक मतलब दोनों का टेम्परेचर अलग अलग हो जाएगा, एक का तापमान रहेगा बहुत कम और एक कोल्ड ड्रिंक का तापमान रहेगा बहुत ज़्यादा। जब आप कोल्ड ड्रिंक जिसका तापमान बहुत कम है जब फ्रिज से निकाल के पियोगे तो आपको पता चलेगा कि देखो आपको बहुत ज़्यादा ऐसा करंट आएगा, काफ़ी ज़्यादा CO2 गैस काफ़ी ज़्यादा फील होगी। अगर हम जानते हैं इन दलाल CO2 जो थी वो उस कोल्ड ड्रिंक के अंदर घुली हुई है काफ़ी ज़्यादा, है ना, जिस वजह से जब पी रहे हो तो वो CO2 भी हमारे जीभ के ऊपर आ रही है, जैसे कि हमें वो सारी जो सेंसेशन होती है वो सारी उसी रीजन से होती है ना, कि हमें करंट सा फील होता है। लेकिन मान लो आप उस ठंडी कोल्ड ड्रिंक की जगह पर अब क्या करना, अब आप बाद में उस गर्म वाली कोल्ड ड्रिंक को पीना, तो अब आपको ऐसा कुछ नहीं लगेगा, आपको लगेगा कि आप बस पानी पिए जा रहे हो, वो भी थोड़ा सा ऐसे खट्टा सा पानी, थोड़ा सा मीठा सा पानी लगेगा, हल्का हल्का खट्टा मीठा सा पानी, वैसा फील आएगा, है ना। तो आपको पर वो झंझनाहट जो है आपकी जीभ पे वो आपको नहीं लगेगी। अब क्यों नहीं लगेगी, इसका रीज़न ये होता है कि जो CO2 थी जो अंदर घुली हुई थी, क्योंकि तापमान बढ़ गया। नॉर्मली फ्रिज से जब हमने बाहर निकाल के रखी एक कोल्ड ड्रिंक को तो क्या होगा, उसका तापमान तो बढ़ गया ना, तो CO2 जो अंदर उस विलयन के अंदर उपस्थित थी, उस विलायक उस कोल्ड ड्रिंक के अंदर उपस्थित थी, वो असल में बाहर निकल गई। अब बाहर निकल कहाँ जाएगी, ऊपर जो खाली जगह थी वो वहाँ पर जाकर के इकट्ठी हो गई। तो CO2 जब अंदर घुल ही नहीं पाई, जब अंदर उपस्थित नहीं रह पाई, तो आपको वो झंझनाहट भी महसूस नहीं होती। तो वही वाली बात है कि तापमान अगर बढ़ता है तो गैस की विलेयता जो है द्रव के अंदर वो कम हो जाती है। तो गैस जो अगर द्रव के अंदर विलय करनी है तो मतलब आपको तापमान कम करना पड़ता है, ताकि गैस इजीली आपकी बैठ जाए, ठंडी हो जाए धीरे धीरे करके, और वो उस द्रव विलयन के अंदर आ जाए, ठीक है। वरना अगर आप तापमान बढ़ा के रखोगे तो ऑब्वियसली बात है कि वो गैस उसमें विलय नहीं हो पाती और वो बाहर निकलने की कोशिश करेगी जितना जल्दी हो सके, तो आपको ऐसी कोई भी झंझनाहट महसूस नहीं होगी। इसके अलावा ऐसे भी कह सकते हो कि भैया कुछ ना कुछ तो रहनी चाहिए, प्रेशर तो रहेगा। कोई ये बोलेगा कि भाई बोतल तो बंद है तो प्रेशर तो रहेगा, तो भाई गैस तो होनी चाहिए। तो पर मैं बोलता हूँ भाई जैसे ही बोतल खोलोगे गैस तुरंत बाहर निकल जाएगी 1 सेकंड में, वो ज़्यादा देर के लिए विलय नहीं रह पाएगी। वही वाली बात है ना। तो जैसे हम बोलते हैं कि जैसे जब कोल्ड ड्रिंक पी जाती है तो कोई याद होगा बर्फ़ डाल के कोल्ड ड्रिंक पीना, एक तरफ बिना बर्फ़ डाल के कोल्ड ड्रिंक पीना। बर्फ़ डाल के पियोगे टेम्परेचर ज़्यादा टाइम के लिए ठंडा रहता है, आपको ज़्यादा टाइम के लिए वहाँ पे अच्छा फील होगा, मतलब झंझनाहट फील होती है। लेकिन बिना बर्फ़ के वो जल्दी गर्म हो जाएगा, गैस जल्दी बाहर निकल जाती है। बर्फ़ डाल के रखोगे तो भाई गैस ज़्यादा टाइम के लिए वहाँ पर रहती है उस कोल्ड ड्रिंक के अंदर, ठीक है। तो कोल्ड ड्रिंक पीना हो तो भाई थोड़ा तरीके से पीना और थोड़ा केमिस्ट्री का यूज़ करना, तो ज़्यादा अच्छे तरीके से कोल्ड ड्रिंक पी पाओगे, वरना आपको कोल्ड ड्रिंक पीने में मज़ा नहीं आएगा। तो ये सब चीज़ें भी केमिस्ट्री सिखाती है, ओके। तो हर छोटी छोटी चीज़ को समझते हुए चलो। बाय द वे ये आपके एग्जाम्पल्स भी हैं, तो भाई इनको थोड़ा सा ध्यान से हमने रखना है, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, आगे भी टॉपिक आएगा हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट, उसकी हमें बात करनी रहेगी, ठीक है, ठीक है। अच्छा अब देखो, तो ये हमारा ताप की बात होगी, ताप की बात होगी। अब हम बात करते हैं तीसरा मेरे पास होता है दाब का क्या प्रभाव पड़ता है। अब देखो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, जैसे कि मैंने बताया था कि दाब का प्रभाव हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। देखो क्योंकि अगर देखा जाए कि गैस
दाब डालती हैं वो दाब के द्वारा प्रभावित होती हैं। तो ये अब हमारे लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट रह जाता है, ठीक है। तो अब इसको अब थोड़ा सा ध्यान से समझना, ये हमारा इसका लास्ट टॉपिक रहेगा। हालांकि इसमें बहुत सारी डिटेलिंग रहेंगी, कुछ क्वेश्चंस भी हम देखेंगे अगर टाइम रहेगा तो, ठीक है। वरना आज के डीएससी में आपको इसके क्वेश्चंस मिलेंगे और काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस हैं, तो आपको इनको ज़रूर सॉल्व करना रहेगा, ठीक है। तो समझो दाब का प्रभाव क्या पड़ता है, कॉमन सेंस लगाते हैं कि देखो जैसे कि मान लो मैंने एक बीकर लिया, इस प्रकार से बीकर लिया, बीकर के अंदर मैंने क्या किया, बीकर के अंदर मैंने बेसिकली यहाँ पे जल को भरा हुआ है, कोई भी एक विलायक है, मैंने यहाँ पे द्रव विलायक को यहाँ पे इस प्रकार से भरा हुआ है, ठीक है। अब भाई ऑब्वियसली बात है कि मुझे क्योंकि यहाँ पे गैस को विलय करना है, तो मैं यहाँ पे एक पिस्टन लगा देता हूँ, इस प्रकार से पिस्टन लगा दिया। और मान लेते कि हमारे पास यहाँ पे इस प्रकार से गैस उपस्थित है, वही ना पिस्टन नहीं लगाता तो गैस तो बाहर निकल जाती है। जैसे कोल्ड ड्रिंक की बोतल की बात करेंगे तो इस प्रकार से गैस है। अब मैं ये चाहिए कि भाई कोल्ड ड्रिंक मान लो, जैसे कोल्ड ड्रिंक की बोतल ही मान ले, चल ठीक है, कोल्ड ड्रिंक हम बना रहे हैं, तो ये तो आपका लिक्विड हो गया सारा जो आप पीने वाले होते हो, और CO2 गैस ऊपर रहती है नॉर्मली। तो फिर आप क्या करोगे, पिस्टन से दाब लगाओगे, आप ऐसे यहाँ पे क्या लगाओगे, प्रेशर लगाओगे। जैसे जैसे प्रेशर बढ़ाओगे तो क्या लगता है क्या होगा, ये जो कण है अब देखो कहीं ना कहीं तो जाएंगे। अब ऐसे में क्या होगा, ये जो पिस्टन है वो धीरे धीरे करके नीचे आने की कोशिश करेगा। अब नीचे आने की कोशिश करेगा तो भाई जो गैस के कण थे उनके पास तो क्या ज़्यादा प्रेशर पड़ेगा, तो क्या होगा, कहीं ना कहीं तो जाएंगे। और हम जानते हैं चाहे वो द्रव के कण क्यों ना हो, द्रव के कणों के मध्य रिक्त स्थान पाया जाता है। ठोस के कणों के मध्य नो डाउट बहुत कम रिक्त स्थान होता है, लेकिन द्रव के कणों के मध्य वो थोड़े दूर दूर रहते हैं ना, तो जगह बीच में रहती है। तो ये जो गैस के कण होते हैं वो धीरे धीरे करके इस द्रव के अंदर जाने की कोशिश करते हैं, और बहुत अधिक प्रेशर पे क्या होता है, ज़्यादा जो गैस है वो कहीं ना कहीं इस विलायक के अंदर आ जाती है। और कोल्ड ड्रिंक इसी तरीके से बनती है, CO2 को इसी प्रकार से विलय किया जाता है। आपको क्या लगता है CO2 को कैसे डालेंगे, CO2 को अगर आपको आपके उस कोल्ड ड्रिंक के अंदर रखना है तो क्या करेंगे, बहुत ज़्यादा प्रेशर लगाया जाता है और तापमान कम किया जाता है। क्योंकि पता है कि प्रेशर लगा के रख लो ठीक है, लेकिन तापमान कम नहीं करोगे तो फ़ायदा नहीं रहेगा। तो तापमान को कम भी करते हैं और प्रेशर को बढ़ाते भी हैं, जैसे कि CO2 गैस ज़्यादा से ज़्यादा कोल्ड ड्रिंक की बोतल के अंदर विलय हो जाती है। तो ये एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है कि भाई किसी गैस की द्रव्य विलेयता अधिकतम कब होती है। क्वेश्चन ये है, आप समझे क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन समझ में आया क्या होता है, क्वेश्चन ये आता है। अब कोल्ड ड्रिंक का बोतल तो एग्जाम्पल हो गया कि भाई CO2 को कोल्ड ड्रिंक की बोतल में विलय करना है, लेकिन क्वेश्चन कैसे आएगा, क्वेश्चन आएगा तरीके से, क्वेश्चन आएगा कि किसी गैस की द्रव्य विलेयता अधिकतम कब हो सकती है, तापमान या दाब की परिस्थितियों पे। तो तापमान आपका न्यूनतम होना चाहिए, कम से कम हो, ताकि विलेयता ज़्यादा हो जाए, जो कि हमने देखा था यहाँ पर, हमने देखा था तापमान कम से कम होना चाहिए, विलेयता ज़्यादा से ज़्यादा रहेगी। और दाब का क्या होना चाहिए, दाब जितना ज़्यादा बढ़ाओगे, ऑब्वियसली बात है, आप दाब ज़्यादा बढ़ाओगे तो भाई गैस के कणों को ज़्यादा विलय कर पाओगे, कॉमन सेंस है। तो दाब ज़्यादा बढ़ाओगे तो विलेयता ज़्यादा रहेगी। तो क्वेश्चन ये आता है। तो दाब का प्रभाव बहुत ही सिंपल रहता है कि आपके पास जो विलेयता रहती है वो समानुपाती होती है आपके दाब की। अब जितना ज़्यादा दाब लगाओगी ना, विलेयता उतनी ज़्यादा रहती है, ठीक है। तो ताप और दाब का मुख्य तौर पे ये प्रभाव पड़ता है। तो क्वेश्चन बहुत अच्छा आपसे पूछा था कि भाई ताप और दाब की क्या परिस्थितियाँ होनी चाहिए कि विलेयता अधिकतम हो, ठीक है। तो ध्यान रखें। चलो ये क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पे लिख देता हूँ ताकि आपको क्वेश्चन भी पता रहे कि भाई कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन जैसे कि आपके पास ये आ सकता था कि ताप तथा दाब की परिस्थितियां जिस पर विलेयता, ताप या दाब की परिस्थितियां जिस पर विलेयता कैसी हो, अधिकतम हो, जिस पर विलेयता क्या हो आपकी अधिकतम हो। तो कब देखने को मिलता है, जब आपका तापमान हो कम से कम न्यूनतम और दाब हो आपका अधिकतम। तो इसका आंसर हमारे पास आता है कि आपके पास जो तापमान है वो आपका न्यूनतम होना चाहिए और दाब आपका अधिकतम या आपका अधिक होना चाहिए। अधिक बोलते हो, अधिकतम नहीं अधिक बोलते हैं, अगर कंपेयर नहीं कर रहे तो न्यूनतम भी नहीं बोलते, न्यून बोलते हैं कि तापमान आपका न्यून होना चाहिए, मिनिमम होना चाहिए, और दाब आपका अधिकतम हो, अधिक हो। तो ऐसे में आपकी विलेयता ज़्यादा देखने को मिलती है, ठीक है। हालांकि देखो अब तापमान के बारे में तो चीज़ें बता पाना ईजी था, लेकिन दाब के लिए क्या था, थोड़ा सा और अच्छे तरीके से नियम दिए गए। और यहाँ पर बेसिकली हमारे पास हेनरी नियम आता है, और हेनरी नियम यही बताता है कि आपकी गैस की द्रव्य अगर विलेयता करवानी है तो ऐसे में दाब का क्या प्रभाव पड़ता है, तो उसके लिए फिर हेनरी नियम आता है, ठीक है। तो ये फिर हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहता है।
क्योंकि यहाँ पर फिर आपके पास फिर फॉर्मुलेज भी आते हैं, ठीक है। अब ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पार्ट है, यहाँ पे अच्छे से ध्यान देना अपने को, ठीक है। और नो डाउट मैं बोलता हूँ भाई आपके एग्जाम के अंदर भी यहाँ से काफ़ी अच्छे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, मतलब क्वेश्चन पूछे जाने के चांसेस बहुत अच्छे रह जाते हैं, है ना। बिल्कुल सही, ओके क्लियर है। हाँ बिल्कुल सही बताया, तापमान मिनिमम प्रेशर मैक्सिमम, बिल्कुल सही बताया विकास आपने, ठीक है। तो देखो यही वाली बातें तो यहाँ पे क्या लिखी है, बहुत ही सिंपल सी बात लिखी है, आराम समझ जाओगे कि किसी भी नियत तापमान पे, अब वही वाली बातें हमें पता है तापमान भी प्रभाव डालता है और दाब भी प्रभाव डालेगा। तो भाई अगर आप एक बार में स्टडी कर रहे हो तो एक चीज़ की करो, बची और चीज़ कांस्टेंट कर दो। तो यहाँ पे तो पहले ही बोल दे तापमान में पहले से फिक्स कर चुका हूँ, मैं तापमान को कम नहीं करूँगा, बढ़ाऊंगा नहीं, जिससे कि अदर एक्सपेरिमेंट मेरा बदलेगा नहीं, उस पर प्रभाव नहीं पड़ेगा ना। तो नियत ताप पर किसी द्रव के निश्चित आयतन में घुल सकने वाली गैस की मात्रा उस गैस के उस द्रव के आंशिक दाब के समानुपाती होती है। अब देखो समझो इसका मतलब क्या, अब देखो समझो यहाँ पर हमें डायग्राम चाहिए बहुत अच्छा था, तो चलो मैं आपको वही सेम डायग्राम जो पहले बनाया था वो फिर से बना के दिखा देता हूँ, क्योंकि मेरी ड्राइंग में वही हमें बहुत अच्छे से आता भी है, ठीक है। तो ये पिस्टन हो गया। अब देखो हमारे पास क्या है, अब हमारे पास ये आ जाता है कि मेरे पास ये तो क्या विलायक, ठीक है। अब देखो अब देखो जैसे हमारे पास क्या ऊपर ही आ गया आपकी गैस हो गई, ठीक है। अब देखो आपको पता है गैस की काम क्या होता है, गैस का कार्य क्या होता है। चलो पिस्टन, चलो ठीक है, पिस्टन की तरफ लगा हुआ है, उसको चलो मैं छेड़छाड़ नहीं कर रहा कि मैं अलग से कोई काम नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। पिस्टन मेरा एक जगह पर फिक्स है, इन द लास्ट आपके पास एक फिक्स पोजीशन में दे दी। अब ऑब्वियसली बात है गैस क्या करेगी, तो गैस भी तो दाब लगाती है ना। आपको पता है गैस के कण भी लगातार पात्र की दीवार से टकराते हैं, जैसे कि बल लगता है और बल के द्वारा फिर दाब देखने को मिलता है, तो गैस दाब लगाने का कार्य करती है। अब वही वाली बात है, फिर गैस दाब लगाए तो गैस कहाँ कहाँ पर दाब लगाती है, देखो गैस पात्र की पिस्टन पे दाब लगाएगी, गैस के कण दीवारों से टकराएंगे वहाँ पर दाब लगाएंगे, और इसके अलावा गैस के कण द्रव की सतहों से भी टकराते हैं और वहाँ पर भी दाब लगाते हैं, है ना। अब दाब लगाने से होगा क्या, ऑब्वियसली बात है अगर कोई चीज़ द्रव की सतह पर दाब लगाएगी तो कहीं ना कहीं द्रव की सतह में, द्रव के अंदर अगर कणों के मध्य जगह रहती है, जैसे कि रहती है, तो गैस के कण क्या करेंगे, इस दाब लगा करके द्रव के अंदर जा सकते हैं उस जगह पर जहाँ पर जगह खाली है। तो अगर दाब जितना ज़्यादा लगाएगी गैस, ऑब्वियसली बात है उतने ज़्यादा चांसेस हैं कि वो द्रव के अंदर जा पाएगी, ऑब्वियसली बात है। क्योंकि अगर गैस ज़्यादा दाब देखो कोई गैस तो कम दाब लगा रही है, तो वो ज़्यादातर क्या है, इतना दाब लगा ही नहीं पाएगी कि वो द्रव के अंदर जा पाए। लेकिन अगर ये गैस ज़्यादा मात्रा में दाब लगाएगी, अच्छी खासी मात्रा में दाब लगाए, तो क्या होगा, ऐसे में इसकी विलेयता भी ज़्यादा होगी, यानी जितना ज़्यादा दाब लगाया जाएगा उतने ज़्यादा चांसेस रहेंगे कि गैस के कण इस विलयन के अंदर, इस विलायक के अंदर, इस द्रव के अंदर आकर के घुल जाएंगे, है ना। तो गैस के लगाया गया दाब इसकी विलेयता के जिम्मेदार रहता है कि कोई गैस ज़्यादा दाब लगाती है, कोई गैस कम दाब लगाएगी। तो ऐसे में कोई गैस खुद का कितना दाब लगा सकती है वो डिपेंड करवाएगा कि भाई कितनी गैस विलय हो पाएगी। तो यहाँ पर हम ये कहते हैं, तो यहाँ पर यही कहते हैं क्या, कि आपके पास जो विलेयता होती है वो असल में समानुपाती होती है आपकी क्या, गैस के आंशिक दाब के। अब देखो आंशिक दाब का कॉन्सेप्ट क्यों आ रहा है ये भी मैं बताता हूँ। आंशिक दाब का मतलब ये हो जाता है कि मैं किसी गैस के मिश्रण में किसी गैस का स्वयं का दाब, क्योंकि आपको पता है जैसे हमने एक ही गैस रखी है, ठीक है। अब मान लो कि चलो मैं यहाँ पे और भी गैस रखता तो क्या होता, मान लो कि हमारे पास यहाँ पे और भी गैसें होती, मान लो ग्रीन कलर वाली गैस भी आपके पास होती, तो अवधि बात है हर कोई गैस अपना अपना दाब लगाती है, तो कोई गैस ज़्यादा दाब लगाएगी, कोई गैस कम दाब लगाएगी। तो भाई सिंपल सी बात है, किसी गैस की विलेयता, कोई गैस इस द्रव के अंदर कितनी मात्रा में आएगी वो डिपेंड इसी पे करेगा कि वो गैस स्वयं से कितना दाब लगा रही है। तो किसी गैस के मिश्रण के अंदर बहुत सारी गैसें मान लो मिक्स हैं, तो उसमें कोई गैस स्वयं जितना दाब लगाती है वो उसका आंशिक दाब कहलाता है, ठीक है। तो ये आंशिक दाब का मतलब क्या होता है, चलो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, गैस का आंशिक दाब का मतलब क्या होता है, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो गैस का आंशिक दाब, इसका मतलब क्या होता है कि गैसीय मिश्रण में, इसका मतलब क्या होता है कि गैसीय मिश्रण में किसी गैस का स्वयं का दाब। तो आंशिक दाब का मतलब क्या है कि भाई ओवरऑल आपको पता है कि गैसें हैं, तो ये गैस भी दाब लगाएगी, ऑरेंज वाली ग्रीन वाली गैस भी दाब लगाएगी, तो सभी गैसें कहीं ना कहीं दाब लगा रही है। तो ओवरऑल आपको जब मेजर करेंगे, जब मापा जाता है कि कितना दाब लगा, तो वो टोटल दाब पता चलेगा। तो उसमें इस गैस का जो अंश है
कि इस गैस के अंश के द्वारा जितना दाब लग रहा है वो बेसिकली उसका आंशिक दाब है, कि उसके हिस्से का दाब तो इतना था भाई, तो वो उसकी विलेयता को डिसाइड करेगा। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पर आती है। ठीक है, तो कोई गैस जितना आंशिक दाब लगाती है उसकी विलेयता उतनी ज़्यादा रह जाती है। या फिर हम ऐसे बोलें, या तो ऐसे बोल दो, या फिर मैं उसे उल्टा करके बोल सकता हूँ, समानुपाती है, सिंपल सी बात है ना। तो यहाँ पर ये बोला जाता है, अब तो हमारे पास ये बोलता है कि अगर गैस का आंशिक दाब मान लो P है, किसी भी गैस का आंशिक दाब है, तो वो समानुपाती करवाएगा इसकी विलेयता पे, कि विलेयता ज़्यादा हो पा रही है, इसका मतलब क्या है कि वो गैस काफ़ी अधिक मात्रा में दाब लगा रही है। अब देखो विलेयता की बात करेंगे तो विलेयता का मतलब क्या है कि विलेय की मात्रा, विलेयता का मतलब क्या होगा कि विलेयता अगर ज़्यादा होगी तो मतलब कि विलेय की मात्रा ज़्यादा रहने वाली है, यानी कि सांद्रता जो रहेगी मेरे लिए ज़्यादा रहेगी। सिंपल सी बात है। विलेयता क्या डिसाइड करती है? विलेयता यही तो बताती है कि भाई आपके पास ज़्यादा विलेय घुल चुका होगा उस विलयन के अंदर, उस विलायक के अंदर, उस द्रव के अंदर, है ना। तो यानी कि ज़्यादा विलेयता का मतलब क्या है कि विलेय की मात्रा ज़्यादा रहेगी, और विलेय की मात्रा ज़्यादा रहने वाली, उसकी सांद्रता हमारे लिए ज़्यादा रहने वाली रहेगी। और यहाँ पर हम कौन सा सांद्रता पद यूज़ में लेते हैं? यहाँ पर हम सांद्रता पदों के तौर पर हम यूज़ लेते हैं आपके मोल अंश को, क्योंकि वो ईजी टू कैलकुलेट होता है। ओके, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आती इसको कैलकुलेट करने में, इसलिए यहाँ पे सांद्रता पद के तौर पे मोल अंश का प्रयोग किया जाता है। तो हम क्या बोलते हैं, तो P गैस समानुपाती होता है उस गैस के मोल अंश के। ठीक है, और वो गैस का मोल अंश कहाँ पे रहेगा? उस इस विलयन के अंदर इस गैस का जो मोल अंश है, ओके, उसके। और यहाँ पे जब समानुपाती का सिंबल हटाते हो तो आपको पता है बराबर का सिंबल लगाओगे, तो ऐसे में आपको समानुपाती स्थिरांक लगाना पड़ता है, जो लगाता है KH। ये बेसिक आपकी बात होती है। और KH क्या होता है? KH बेसिकली आपका होता है आपका हेनरी स्थिरांक। ठीक है, तो ये बेसिक हमारे पास क्या होता है आपका हेनरी का नियम आता है। तो हेनरी ने यही बोला कि भाई आपके पास चाहे गैस का मिश्रण हो चाहे वो एक गैस हो, वो कितनी विलेय होगी उस द्रव विलायक के अंदर, वो डिपेंड करता है कि यहाँ पर वो कितना दाब ऊपर बनाती है। अगर अकेली गैस है तो उसका स्वयं का दाब देख लो, ओवरऑल दाब क्या है, और गैसों का मिश्रण है, बहुत सारी गैसें आ जाती हैं, तो उसका आंशिक दाब देख लो कि भाई वो कितना खुद का उसका दाब रहेगा, उस पर डिपेंड करेगा। दूसरी गैस के दाब से तो कोई लेने देना वैसे ही नहीं होता। अब ऑब्वियसली बात है, कोई गैस कितनी विलेय होगी वो खुद पर डिपेंड करता है ना। जैसे कि मान लो आप बात का पढ़ाई करते हो, तो आपकी पढ़ाई कितनी हो पा रही है वो डिपेंड करता है कि आप कितना स्टडी करते हो। मतलब आपके भाई, आपके बहन, या आपके घर वाले, उस पर तो इफेक्ट पड़ता नहीं है, चाहे वो घर में आपके साथ रहते हो, लेकिन आपकी स्टडी पर केवल आपका कंट्रोल है, किसी और का कंट्रोल नहीं होता है ना। सेम इस तरीके से ले लो आराम से कि कोई गैस कितनी विलेय हो पाएगी वो डिपेंड करेगा उस गैस के ऊपर ही कि वो कितना दाब लगाएगी, है ना। जैसे अगर नीट है, अब नीट में अगर आपके मार्क्स आते हैं तो वो किस पे डिपेंड कर देंगे? प्रॉपरली आपके ऊपर कि आप कितनी मेहनत करते हो। जितनी मेहनत करोगे नीट में आपके मार्क्स भी उतनी ज़्यादा आएंगे, है ना। कम मेहनत करोगे, चांसेस है कि मार्क्स उतने ज़्यादा ना आ पाएँ, तो डिपेंडिंग। तो वही वाली बात, तो स्वयं पर डिपेंडेंसी देखनी पड़ती है, ठीक है, चाहे जो भी हो। ठीक है, अच्छा देखो, अब यहाँ पे देखो हमारे पास कुछ बातें और भी आती है, वो और हमें समझनी चाहिए। देखो पहली चीज़ तो क्या, KH होने को हेनरी स्थिरांक क्या है? हेनरी स्थिरांक का मतलब क्या है कि भाई ये स्थिर अंक होगा, लेकिन ध्यान रखना फिर भी ये कुछ बातों पर डिपेंड करता है। हेनरी स्थिरांक भी ध्यान से रखना, इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा रह जाता है। कैसे? देखो अगर हम बात करें KH, तो KH की अगर बात करेंगे तो ये भी दो बातों पर डिपेंड करता है। पहली बात तो ये KH जो है वो डिपेंड करता है आपके कुछ पे, गैस की प्रकृति पे। गैस की प्रकृति, ओके, यानी कि आपका गैस कैसी है उस पर उसकी डिपेंडेंसी बनती है। ठीक है, कि अगर हर एक गैस के लिए इसकी वैल्यू अलग अलग होती है, मतलब आप सोचो कि CO2 के लिए KH की वैल्यू, या फिर अगर आप बात करो कि आपकी हीलियम के लिए गैस KH की वैल्यू समान रहेगी, ऐसा नहीं होता। हर एक गैस के लिए KH हेनरी स्थिरांक की वैल्यू अलग अलग होती है। पहली चीज़ तो ये, ठीक है। दूसरी बात जिस पे डिपेंडेंसी बनती है वो आपके पास बनती है ताप पे, कि KH जो होता है ना वो समय ताप पे डिपेंड करता है। यानी समान गैस के लिए अगर बात किया जाएगा तो तापमान अगर बदलोगे ना तो KH की वैल्यू बदल जाती है, ये ध्यान रखना, ठीक है। और NCERT में बता दूं इसके लिए टेबल भी बनी हुई है, उसको थोड़ा देखना जा करके, मैं होमवर्क बताऊंगा आपको एडवांस में, ठीक है। तो ताप पे डिपेंडेंसी बनती है, कैसी बनती है ध्यान रखना। KH जो होता है ना, KH की जो वैल्यू होगी आप चेक करना, जो आपका हेनरी स्थिरांक होता है ना वो असल में ताप के समानुपाती भी होता है। ठीक है, कि तापमान बढ़ेगा तो KH की वैल्यू बढ़ती है, चाहे सेम गैस हो, समान गैस के लिए। यहां पर हम बात करने वाले हैं समान गैस के लिए, ठीक है, ये ध्यान रखना। यानी मैंने गैस सेम कर ली, मतलब CO2 गैस है। अब एक तरफ मान लो मैं लेके चल रहा हूँ आपका 100 डिग्री सेल्सियस पे KH की वैल्यू, एक तरफ मैं बोल के चल रहा हूँ कि आपका 102 डिग्री सेल्सियस पे KH की वैल्यू, तो ज़्यादा KH की वैल्यू कहाँ पर आएगी? 102 पे,
गैस समान है, ध्यान रखना, तो KH की वैल्यू तापमान बढ़ने पे भी बढ़ती है। हालांकि अगर गैसें अलग अलग होंगी तो भी KH की वैल्यू अलग अलग रहती है, तो वो डिपेंड करता है। अब ये कैसे डिपेंड करता है भाई, किसके लिए KH की वैल्यू ज़्यादा रहेगी, किसके लिए KH की वैल्यू कम रहेगी, तो ध्यान दो। तो एक बात ध्यान रखना है, तो हम यहाँ पर एक बात बोलते हैं, हम ये बोलते हैं कि देखो आपको पता है KH तापमान के समानुपाती है, और हम एक बार बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि जो विलेयता होती है वो तापमान के व्युत्क्रमानुपाती होती है। देखो अभी हमने देखा था ना, हमने क्या देखा था, देखो हमने ये देखा था कि विलेयता ताप के व्युत्क्रमानुपाती है, तापमान बढ़ेगा तो विलेयता बढ़ेगी, घटेगी। तो अगर तापमान KH के समानुपाती मतलब कि KH बढ़ेगा तो भी विलेयता आपकी घट जाती है। अब ये थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है। तो चलो मैं आपको ओवरऑल थोड़ा सा रूल आपके लिए लिखा देता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए रह जाता है। तो यहाँ पर हम ये कहते हैं, क्या हम ये कहते हैं कि गैस की द्रव्य विलेयता पहली बात तो समानुपाती होती है आपके दाब के, चलो ये तो अच्छी बात है, ठीक है। व्युत्क्रमानुपाती होती है आपके ताप के, इसके अलावा व्युत्क्रमानुपाती होती है KH के। किसी भी गैस के लिए ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, KH की वैल्यू अगर ज़्यादा हो गई ना, समझ जाना उसकी विलेयता कम होने वाली है, ठीक है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रह जाता है, इससे आपको चीज़ें और क्लियर हो जाती हैं। और यहाँ पर इसका प्रूफ भी मैं आपको दे सकता हूँ, हम इसके क्वेश्चन मैंने आपको दिए और इस पर हम डिस्कस भी करेंगे, चिंता मत करना, डिस्कशन पूरा करेंगे अच्छे से तरीके से। लेकिन एक काम आज सभी लोग जरूर करना, आप लोग क्या करोगे, आपको एक काम ये करना पड़ेगा। देखो ये ना बेसिकली चलो मैं दिखाई देता हूँ, चलो छोड़ो, ये आप टेबल देखो, आपको ऑटोमेटिक चीज़ें और क्लियर हो जाएंगी। अब देखो बहुत अच्छे तरीके से देखो, यहाँ पर देखो क्या क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे देखो अलग अलग गैसें यहाँ पे लिखी हुई हैं, यहाँ पे हीलियम लिखा हुआ है, हाइड्रोजन लिखा हुआ है, नाइट्रोजन लिखा हुआ है। तो अब देखो इन तीनों में स्टार्टिंग से कंपेयर करते हैं, इन तीनों में के लिए देखो टेम्परेचर मैंने सेम रखा है 293, 293, 293, ठीक है। अब हमने ये बोला था कि आपके पास देखो तापमान स्थिर है, तो देखो KH की वैल्यू क्या क्या है, KH की वैल्यू देखो 144 है, 69 है और यहाँ पे 76 है। हम जानते हैं हीलियम क्या है, अक्रिय गैस होती है, और अक्रिय गैसों की द्रव के अंदर विलेयता सबसे कम होती है। मैंने देखा था विलय विलायक की प्रकृति में लिखवाया था, मैंने अभी देख लो कहाँ लिखवाया था, देखो ये रहा, विलय विलायक की प्रकृति में लिखाया था कि अगर कभी विलेयता चेक करनी हो जल के अंदर तो आप देखोगे कि अक्रिय गैसों की विलेयता सबसे कम होती है और उससे ज़्यादा तो अध्रुवीय गैसों की रहती है। तो देखो यहाँ पे चेक करो, तो देखो आपको देखने को मिलेगा कि हीलियम गैस अक्रिय गैस है, तो उसकी विलेयता सबसे कम होनी चाहिए थी, तो ऑटोमेटिक दिमाग में आना चाहिए कि उसके लिए KH की वैल्यू ज़्यादा रहेगी। तो देखो सबसे ज़्यादा हैवी 144 है, बहुत ज़्यादा KH की वैल्यू है। इसके अलावा हाइड्रोजन और नाइट्रोजन में कंपेयर किया जाए तो नाइट्रोजन की वितरणता ज़्यादा अच्छी होती है, तो ऐसे में वो ज़्यादा वैल्यू हो पाती है। तो यहाँ पे देखो कंपेयर करके देखो, तो हाइड्रोजन और नाइट्रोजन होने को दोनों अध्रुवीय रहेगा, लेकिन कंपेयर किया जाए तो नाइट्रोजन का ज़्यादा रहेगा, ठीक है। अच्छा इसी प्रकार से देखो अगर मैं O2 को लेता हूँ, O2 और ज़्यादा विलयशील है। अगर कंपेयर कभी करवाया जाए कि भाई नाइट्रोजन और O2 में ज़्यादा घुलनशील कौन है, तो O2 ज़्यादा घुलनशील है। कैसे डाटा पता कर रहा है कि सेम टेम्परेचर था, KH की वैल्यू O2 के लिए कम होती है, इसका मतलब इसकी विलेयता ज़्यादा है। आप ऑटोमेटिक ऑर्डर भी पता कर सकते हो समान टेम्परेचर पे। तो जैसे कि अगर मुझे यहाँ पे विलेयता का क्रम लिखना चाहे, मैं लिख सकता हूँ मैं विलेयता क्रम। तो अगर मैं विलेयता देना चाहूँ कि विलेयता का क्रम क्या रहेगा, तो देखो यहाँ पे टेम्परेचर क्या है मेरा 298 केल्विन है, 293 केल्विन, तो ये मैंने फिक्स कर रखा है। तो क्या कम रहता है, सबसे ज़्यादा O2 विलय रहती है, फिर N2, फिर H2 और लास्ट में फिर आपकी हीलियम। बस इस प्रकार से आपकी विलेयता का क्रम आ जाता है। और ये जो क्रम है इसका अपोजिट कर दूंगा तो ये मेरे हेनरी स्थिरांक का क्रम भी बन जाएगा। तो आपसे हेनरी स्थिरांक का क्रम भी पूछा जा सकता है। तो देखो वही वाली बात है, कैसे, तो फिर आपको देखना पड़ेगा विलय विलायक कैसा है, उसकी प्रकृति के आधार पर। प्रकृति के आधार पर आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि भाई किसकी विलेयता ज़्यादा है, किसकी विलेयता कम है, और इसका उल्टा करके आप हेनरी स्थिरांक का क्रम भी ऑटोमेटिक पता कर सकते हो। ध्यान रखना ये नंबर याद मत करना, सिर्फ कॉन्सेप्ट समझना। अब जैसे देखो समझो मैंने क्या बोला था, अगर मैं तापमान बढ़ाऊंगा तो KH की वैल्यू बढ़ती है। अब देखो दोनों तरफ देखो मेरी गैस क्या O2 है, ये भी O2 ये भी O2, यहाँ पे 293 है, यहाँ पे 303 है। मैंने बोला था तापमान बढ़ेगा, तापमान बढ़ा KH की वैल्यू तो बढ़ गई, यहाँ पे 34.86 है, यहाँ पे 46.82 है, KH की वैल्यू बढ़ती है। यानी कि KH की वैल्यू देखो किस किस पे डिपेंड कर गई, हर एक गैस के लिए देखा जाए, समान तापमान भी रखा जाए तो हर एक गैस के लिए KH की वैल्यू अलग अलग आती है। नंबर एक बात, तो गैस की प्रकृति पे डिपेंडेंसी आ गई, नंबर एक चीज। दूसरी किस पे डिपेंडेंसी आ गई, गैस फिक्स कर दो तो तापमान अगर बढ़ाऊंगा तो KH की वैल्यू बढ़ती है। तो यानी कि KH की वैल्यू कुल मिला के दो बातों पर डिपेंड करती है, गैस की प्रकृति पे और तापमान पे। तापमान स्थिर कर दोगे तो गैस की प्रकृति बदलेगी, गैस अलग अलग होगी तो KH की बदलेगी, वैल्यू बदलेगी। या गैस को फिक्स कर दूं तो तापमान बदलूंगा तो भी KH की वैल्यू बदलती है, और KH की वैल्यू बढ़ेगी तो आपकी विलेयता कम हो जाती है, जैसे कि हमने यहाँ पे लिख दिया है। तो ये अब आपके लिए इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपके पास अलग अलग पैटर्न के क्वेश्चन बहुत अच्छे बनने जा सकते हैं, ठीक है, ध्यान रखना, ठीक है। अच्छा
अब देखो समझो, अब चलो थोड़ी सी बातें और है हमारे लिए थ्योरी, वो और थोड़ा सा हम देख लेते हैं। ओके ठीक है, अब देखो कुछ बातें हमारे पास और भी आती है, जैसे कि हमारे हेनरी नियम के हमारे कुछ अनुप्रयोग आते हैं। ठीक है, अच्छा इससे पहले एक ग्राफर आपको बता देता हूँ। एक ग्राफर हमारे पास आता है, ध्यान रखना कि देखो अगर आप बात करोगे मेरे पास दाब का, कि गैस का जो आपका दाब है उसके बीच का ग्राफ आप बना सकते हो, कि अगर हम बात करेंगे प्रेशर आपका किसका, गैस का, ठीक है, और एक तरफ अगर बात करेंगे मोल अंश गैस का, तो सिंपल सी बात है, आपको पता है समानुपाती है, तो ग्राफ कैसा बनेगा, ग्राफ आपका बिल्कुल सीधा बनता है इस प्रकार से, और इसकी जो ढाल रहती है हमारे लिए वो बेसिकली आपका हेनरी स्थिरांक के बराबर होती है, के एच के बराबर हो जाती है। सिंपल सी बात है, क्योंकि हम जानते हैं पी गैस इक्वल टू क्या होता है आपके पास, के एच एक्स, वाई इक्वल टू एम एक्स का ग्राफ बनता है ऐसे। तो ये वाई अक्ष पे आपका गैस आ गया दाब, एक्स अक्ष पे आ गया आपका मोल अंश, तो जो ढाल है वो के एच के बराबर होती है। तो ऐसे भी आपको क्वेश्चन पे भी पूछा जा सकता है, ठीक है, तो ये ध्यान रखना इंपॉर्टेंट रह जाता है। ठीक है, अच्छा यहाँ पर भी ध्यान रखना, अगर गैस सेम है तो तापमान बढ़ाओगे तो क्या होगा, ढाल बढ़ती जाती है। तो जैसे कि मान लो ये आपको मैं 3 ग्राफ इसी के अंदर और दिखाता हूँ, एक ऐसा एक ऐसा, ठीक है, ये मान लो आपका T1 टेम्परेचर पे, ये आपका T2 पे है और ये आपका T3 पे है, और आपसे पूछा जाए कि भाई किसकी विलेयता ज़्यादा है किसकी विलेयता कम है, या किसके लिए KH की वैल्यू ज़्यादा है किसके लिए KH की वैल्यू कम है, तो ध्यान दो भाई इन तीनों में अगर देखा जाए, मान लो कि यहाँ पर T1 के लिए इसके KH की वैल्यू KH1 है, इसके लिए मान लो KH2 है, और इसके लिए मान लो KH3 है, और आपसे पूछा जाए किसका तापमान ज़्यादा है किसका तापमान कम है, तो कैसे बोलोगे, सिंपल सी बात है, KH1 KH2 KH3 में आप देख सकते हो जैसे जैसे ऊपर जाते हो ये एंगल बढ़ेगा, और ये जो एंगल जो होता है आपका थीटा जिसका मैं बोलता हूँ, ये ढाल बताता है। तो इसका मतलब क्या है, एंगल बढ़ता जा रहा है, मतलब KH की वैल्यू बढ़ रही है, मतलब कि हम यहाँ पर क्लियरली पता कर सकते हैं कि KH1 ज़्यादा होगा आपकी KH3 सबसे ज़्यादा रहने वाला है। यहाँ पर अगर कंपेयर करके देखूँ तो आप ये क्लियरली बोल सकते हो कि भाई KH3 सबसे ज़्यादा है, फिर आपका हो जाएगा आपका KH2, फिर आपका हो जाएगा आपका KH1। ठीक है, तो इससे तापमान का क्या संबंध आएगा कि T3 सबसे ज़्यादा है, फिर आपका T2, फिर आपका T1, क्योंकि हम जानते हैं आपका KH आपके इसके समानुपाती होता है तापमान के, तो ये बात यहाँ पर आती है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा कुछ अच्छे ग्राफ आपके लिए यहाँ पे जरूर निकल के आते हैं, काफ़ी अच्छे ग्राफ है, थोड़ा सा प्रैक्टिस और थोड़ा सा इनको देख करके चलना है। ठीक है, और ये क्वेश्चन मैं बताऊँ अगर आएगा तो काफ़ी सारे बच्चे गलत कर सकते हैं, हालांकि क्वेश्चन ईजी है, थोड़ा सा दिमाग लगाने वाली बात है और पता होने वाली बात है, तो सारी नॉलेज रहेगी, बस क्लास को अच्छे तरीके से देखना, चीज़ें क्लियर रखना, तो आराम से चीज़ें कर पाओगे। ठीक है, अच्छा अब चलो मैं आपको थोड़ी सी थ्योरी बता देता हूँ, जैसे कि मैं बता ही रहा था। तो देखो जो बातें बताई थी वही यहाँ पे लिखी भी हुई हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, जैसे कि सोडा जल की बात करें या शीतल पेयों में CO2 की विलेयता बढ़ाने के लिए क्या करते हैं, बोतल को अधिक दाब पर बंद किया जाता है, अधिक दाब पर भी, साथ में टेम्परेचर भी काफ़ी कम कर देते हैं। ठीक है, साथ में क्या करते हैं हमारे पास टेम्परेचर भी क्या करते हैं, न्यूनतम करते हैं, तो ऐसे में विलेयता काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो जाती है। वही वाली बात थी, आपको याद है। अच्छा दूसरा वाले को याद है, ये वाला इंपॉर्टेंट है, दूसरा यही है कि गहरे समुद्र में श्वास लेते हुए गोताखोरों को अधिक दाब पर गैस की अधिक घुलनशीलता का सामना करना पड़ सकता है। कैसे, ऑब्वियसली बात है, जब आप गोताखोर होंगे, अगर आप मान लो जो आपका जो गैस सिलेंडर है उसको लेकर के आप जाते हो, सांस ले रहे हो, अब जैसे से नीचे जाओगे तो क्या होगा, समुद्र का जल का दाब तो लगेगा, तो जिससे क्या होता है कि हमारे पास जो गैस जो हम लेते हैं ना, वो हमारे रुधिर के अंदर काफ़ी ज़्यादा विलय हो जाती है। अब उससे प्रॉब्लम बनती है, क्या प्रॉब्लम बनती है, देखो थोड़ा सा होता हमारे पास ये है कि अधिक भारी दाब के कारण क्या होता है, श्वास के साथ ली गई वायुमंडलीय गैसों की विलेयता रुधिर में अधिक हो जाएगी, मतलब गैस लेंगे हमारे पास, गैस सिलेंडर से क्या होगा, काफ़ी ज़्यादा विलय हो जाएगा। अब जब गोताखोर जब विलय तो हो गया, लेकिन जब वो गोताखोर वापस सतह की ओर आएगा तो बाहरी दाब क्या होगा, धीरे धीरे कम हो जाएगा। अब कम होगा तो क्या होगा, अब पहले दाब की वजह से विलेयता तो काफ़ी ज़्यादा हो गई, अब दाब कम हो रहा है तो क्या होगी, विलेयता कम होगी, तो अब वो जो गैस है अब वो बाहर निकलने की कोशिश करेगी रुधिर से, तब ऐसे में क्या होगा, तो समझो, तो इसके कारण घुली हुई गैसें बाहर निकलने लगती हैं और इससे रुधिर में नाइट्रोजन की बुलबुले बन जाते हैं। अब ये इंपॉर्टेंट है, देखो जो गैस सिलेंडर में जो गैस होती है वहाँ पे नाइट्रोजन भी काफ़ी अधिक मात्रा में होती है। अब प्रॉब्लम क्या है कि देखो नाइट्रोजन पहली बात तो जल्दी विलय हो नहीं पाती, सिंपल सी बात, उसकी विलेयता कम रहती है, तो जब वो बाहर निकलेगी तो बबल्स के रूप में निकलेगी। अब इससे प्रॉब्लम क्या होगा, इससे केशिकाओं में अवरोध उत्पन्न हो जाता है, सिंपल सी बात है, जो नसें हैं अब उसमें पता है कि बबल्स आ गए, अब बबल्स आ जाएंगे तो क्या होगा,
अब ऐसे में जो हमारे पास छोटे छोटे बबल्स अगर कहीं पर भी अटक गया एक बबल नाइट्रोजन का, तो क्या वहाँ पर रुधिर का प्रवाह अच्छे से हो पाएगा? नहीं हो पाएगा, तो अवरोध बन जाता है और इससे एक चिकित्सीय अवस्था उत्पन्न हो जाती है जिसको आप बोलते हो बेंड्स। तो इसको बेंड्स की बीमारी कहते हैं और ये बहुत पीड़ादायक होती है। ऑब्वियसली बात है, ब्लड आपका रुक गया एक जगह पर आकर के, तो हार्ट लगातार पंप किया जा रहा है और आपका ब्लड किसी नस में आकर के रुक गया, तो भाई ऑब्वियसली बात है बहुत ज़्यादा पेन होगा और इवन आपकी जानलेवा यानी कि इसमें जान भी जा सकती है। ऑब्वियसली बात है, हार्ट फेल होने के चांसेस इसमें बन जाते हैं, इसलिए थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान रखना पड़ता है। ठीक है, तो देखो इसके लिए करते क्या है, तो देखो समझो इसका उपाय भी हमारे पास है। तो क्या होता है कि बैंड से तथा नाइट्रोजन की रुधिर में अधिक मात्रा के जहरीले प्रभाव से बचने के लिए गोताखोरों द्वारा श्वास लेने के लिए उपयोगी किए जाने वाले टैंकों में हीलियम गैस को मिलाया जाता है। हीलियम क्यों मिलाते हैं? क्योंकि जानते हैं कि हीलियम चाहे बहुत अधिक दाबी क्यों ना हो, विलय तो होगी नहीं, क्योंकि KH की वैल्यू काफ़ी ज़्यादा रहती है। तो हमें पता है कि ये गैस विलय नहीं होती है, तो अगर ये विलय ही नहीं होगी तो भाई आपके बबल्स ही नहीं बनेंगे किसी पॉइंट पर करके, तो बबल्स नहीं बनेंगे तो आपको ऐसी प्रॉब्लम भी नहीं होने वाली। तो यहाँ पे यही वाली बात है, तो हीलियम को मिला करके रखा जाता है वायु को। ठीक है, देखो यहाँ पे कितना होता है, 11.7% हीलियम होती है। देखो 56.2%, बहुत अच्छी खासी मात्रा है, आधी से ज़्यादा परसेंट तो नाइट्रोजन ही रह जाता है। और फिर हमारे पास ऑक्सीजन रहती है 32.1% सांस लेने के लिए, तो ये हमारे पास आता है। इसके अलावा देखो एक पॉइंट और भी आता है क्या, कि अधिक ऊंचाई वाली जगहों पर ऑक्सीजन का आंशिक दाब सतही स्थानों से कम होता है। ऑब्वियसली बात है, जब आप पहाड़ों पर जाते हो तो क्या होता है, वायुमंडलीय दाब कम रहता है, तो ऑक्सीजन का जो दाब हमारे ऊपर लगता है वो काफ़ी कम हो जाता है। अब इससे क्या होगा, इससे अतः इन जगहों पर रहने वाले लोगों और आरोग्यों की रुधिर और ऊतकों में ऑक्सीजन की सांद्रता कम हो जाती है, निम्न हो जाती है। अगली बात है भाई, ऑक्सीजन हमें चाहिए, हमारा रुधिर क्या करता है, ऑक्सीजन को हमारे पूरे शरीर में प्रवाहित कर पाता है, जिससे कि हम इंद्रलास काम कर पाते हैं, सोच पाते हैं। हमारी कोशिकाएं जो है वो उस ऑक्सीजन का उपयोग करके ग्लूकोज से CO2 H2O ऊर्जा बनाती हैं। तो अगली बात है, अगर ऑक्सीजन अगर कम हो गई हमारे ब्लड के अंदर, क्योंकि दाब कम है, तो ऑक्सीजन का ब्लड के अंदर जो कंसंट्रेशन है, जो सांद्रता है, वो भी कम हो जाएगी। तो ऐसे में क्या होगा, इसके कारण आरोग्य कमज़ोर हो जाते हैं, अगली बात है ताकत ही नहीं आई है और स्पष्टता सोच नहीं पाते, और इसको एनोक्सिया की बीमारी कहा जाता है। इसको बोलते हैं एनोक्सिया, कि जब ऊपर पहाड़ों पे जाएंगे ना तो सोचने समझने की जो शक्ति होती है वो बहुत कम हो जाती है, क्योंकि ऑक्सीजन हमारे ब्लड के अंदर बहुत कम हो जाती है, तो वो आपकी एनोक्सिया की बीमारी कही जाती है। तो दो बीमारी हमारे पास यहाँ पे आ जाती है, एक आती है बैंड्स की बीमारी, जो कि तब देखने को मिलेगी अगर आप समुद्र में जाते हो, ठीक है, तब देखने को मिल जाती है। और दूसरा, अगर बहुत ऊंचाई पे जाओगे तो एनोक्सिया हो सकता है, जिससे कि आप सोच नहीं पाओगे, जिससे कि कई बार एक्सीडेंट्स भी पहाड़ों पे क्यों होते हैं, इसी रीज़न से हो पाते हैं। तो ये भी एक रीज़न होता है कि पहाड़ों पर एक्सीडेंट बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि बस ड्राइवर या कोई भी जो ड्राइवर होगा वो बहुत अच्छी तरीके से सोच नहीं पा रहा होगा, तो ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, इससे थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए होता है अपने को। ठीक है, तो ये चीज़ है। अच्छा, इसके अलावा देखो फाइनली हमारा पड़ाव क्या होता है, तो हमारा टॉपिक तो पूरा हो गया और आज का ये आपका ब्रेन स्टॉर्मिंग क्वेश्चन रहेगा। आराम से आज इस क्वेश्चन को सोचना और कल आपको इसका आंसर मुझे बताना पड़ेगा क्लास की स्टार्टिंग में। ठीक है, सो आराम से पढ़ना है, हेनरी नियम पर आधारित क्वेश्चन है और DAC के अंदर भी मैंने आपको क्वेश्चन दिए हुए हैं, तो भाई उनको भी अच्छे तरीके से सॉल्व करिएगा। और कल मैं थोड़ा सा DAC स्टार्टिंग वाले डिस्कस करेंगे, फिर हम कल आगे बढ़ने वाले। तो जो भी क्वेश्चन थे भाई आराम से लगा लेना, DAC नंबर और DAC का क्वेश्चन नहीं कर पाए वो लिख के रखना और कल हम उसको डिस्कस करने वाले होंगे। ठीक है, सो बच्चों आज के सेशन में मेरी तरफ से इतना ही रहेगा। आई होप आपको समझ में आया होगा, चीज़ें थोड़ी क्लियर हुई होंगी। कोई डाउट आए तो पूछ लिया करो, सबसे बेस्ट रहता है। ठीक है, सो बच्चों आज के सेशन में इतना ही रहेगा मेरी तरफ से। अब हम मिलेंगे कल नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए